गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्षितिज, भावना, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राम, लखन, रोहित, पायल, अनिष्का, शशांक, अक्षराज, जाकिर, यशपाल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। असल में तुम्हारी चैट चल नहीं रही थी तो एकदम से तुम्हारी चैट अब दिखाई दे रही है। हरिओम, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आईटीएन, गुड इवनिंग। मनाली, सोनाली, सौरभ, सक्षम, हर्ष, येलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सब लोगों के? कैसी चल रही है तैयारी? और कोशिश करना, खूब कोशिश करना है ना। आ, करते रहो, अभी अभी कुछ टाइम बाकी है और कोशिश करते रहो। हाँ, सही है, थोड़ा सा हिम्मत टूटती है, लेकिन अब ऐसे सोचो जैसे बहुतों की टूटती है। तो अगर थोड़ी बहुत तुम्हारी भी हिम्मत टूट रही है तो ये कुछ नया नहीं है, ये सभी के साथ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे हिम्मत तोड़ देते हैं, जो हार जाते हैं इस टाइम पर, और हमें ऐसे ही लोगों की तलाश भी है, आप समझिए। मतलब बेचारे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं बट लास्ट में आते आते अरे यार क्या करें, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ऐसे करके और उनके हालात खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में मेरा तो यही मानना है कि भाई ऐसे लोग ही हमारे मतलब के लोग होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट में पढ़ाई स्टार्ट की है, बहुत अच्छी तरह से अब तक नहीं पढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा सोच के नहीं तैयारी कर रहे थे, बट अब लास्ट के 3 महीने जो बचे हुए हैं, जो शायद उसमें जो बच्चा जम के तैयारी कर लेगा, मुझे लगता है कि वो अच्छा रिजल्ट ला सकता है ना। तो ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर दी है। ऑर्गेनिक 3.0 बैच में चल रही है, शुरुआत हो चुकी है। तुम लोगों का भी काफी हद तक सिलेबस हो रहा है और मेरे ख्याल से रिवीजन के लिए काफी कुछ है तुम्हारे पास। तो इसलिए यार थोड़ा सा टाइम निकाल कर रेगुलर प्लान बना लो, रेगुलरली कुछ ऐसा सोचो जैसे मतलब कई बार ऐसा होता है जैसे 11 बजे नींद आ रही है या 12 बजे नींद आ रही है, या 1 बजे नींद आ रही है और आप चाह रहे हैं नहीं मुझे थोड़ा सा और काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हें नींद आए तो कम से कम वो वाला चैप्टर उठा लिया करो, चाहे वो मैथ्स का, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर जो तुम्हें थोड़ा सा आता था, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हारी नींद अपने आप भाग जाए। भाई नींद कब आती है? नींद तब आती है ना जब कोई चीज इंटरेस्ट के बिना की जा रही। अदरवाइज तो फिल्में तो हम पूरी रात देख सकते हैं सर, आप हमें कोई बढ़िया फिल्म दिखाइए, हम पूरी रात देखते रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सर जब पढ़ाई होती है तो नींद आने लगती है। कब नींद आती है सर? जब इंटरेस्ट खत्म होता है। इंटरेस्ट कब खत्म होता है? जब समझ में नहीं आता या सवाल नहीं हो रहे होते हैं, उस टाइम पर इंटरेस्ट खराब होता है। तो जिस टाइम पर शाम में, रात में कब ऐसा लगे कि भाई यार अब तो यार पढ़ना तो चाहिए हमें, बट हमें नींद आ रही है, तो ऐसे में आप जरूर ऐसी कोशिश किया करिए कि जो चैप्टर आपको आता है या थोड़ा सा भी आता है, आप उसके सवालों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए या उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो उससे फायदा ये होगा कि आपका आधा पौन घंटा, 1 घंटा और पढ़ाई में इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसके सवाल बन रहे होंगे, उसके सवाल आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो आपके मतलब का है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको फायदा हो। क्लियर, समझ में आ रही ना बात? तो थोड़ा सा ऐसा कर लिया करो। भाई अब जुगाड़बाजी तो करनी पड़ेगी यार, अब और तो कोई तरीका है नहीं। किसी भी तरह से कैसे भी करके करना पड़े। हाँ, है ना, समझ रहे हो, कैसे भी करके करना पड़ेगा। कोशिश करोगे तो मुश्किल तो है। अब सब लोग सेलेक्ट भी तो नहीं होते, है ना। तो अब करना है तो करना है, कोशिश और करो, और जम के कोशिश करो, और मुझे लगता है कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा, है ना। हाँ, 2 बजे से क्या होता है, 4 बजे नींद आती है, आप 4 बजे सोए थे, आप चलिए बहुत बढ़िया। तो ये भी अच्छा है ना। अब एक आदमी कह रहा है बहुत नींद आती है। अब भाई भाई नींद आती है तो उसके कोई तरीका तो है नहीं। आप कहीं आप अगर ऐसा कुछ हो भाई, अगर तुम घर पे हो तो एक बार अपने घर वालों को बोल के देखो कि रात में 2-3 बजे नींद आती है तो इसका क्या इलाज है। तो मुझे लगता है कि शायद वो लोग एक सजेशन ये देंगे कि हम तुम्हें चाय बना के दे देंगे, या थर्मस में ही चाय भर के रख लिया करो या कॉफी भर के रख लिया करो। थोड़ा सा जब नींद आए तो 1 घूंट 2 घूंट कॉफी पी ली, उससे भी नींद भाग सकती है। मुंह पे पानी मार लिया, बहुत सारे बच्चों के पास ये ऑप्शंस रहते हैं। मतलब तुम ये कह सकते हो कि सर लोग नींद के लिए तरसते हैं, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, लोग कहते हैं यार नींद बड़ी खराब चल रही है, बड़ा डिस्टर्ब हो रही है नींद। लेकिन यहां सर नींद ही नींद आ रही है और हम चाहते हैं हम पढ़ें, है ना। आप समझ रहे हैं, हमें नींद भगानी है। तो यार अब जुगाड़बाजी करो, मुंह पे पानी मारो, थोड़ी देर खिड़की पे खड़े हो जाया करो, कुत्ते उत्ते अपना भौंक रहे होते हैं उनको सुन लिया, कि समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा बाहर हवा खा ली। अब यही है ना कि अब सर एक तरीका ये भी नींद आ रही, सो गए।
हमें नींद आती है हम सो जाते हैं। तो यार फिर ये भी फिर बेकार हो गया। मतलब अगर आप जागना चाह रहे हैं तो जुगाड़बाजी है ना। तो और मुझे लगता है कि इस सबसे अच्छा तरीका है कि थर्मस वर्मस में कॉफी भर लिया जाए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खुद ही जो है अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर किचन है, या फिर आप घर पर हैं, या हॉस्टल में भी हैं, या आप खुद भी चाय या कॉफी बना सकते हैं। तो बेटर तो यही है कि आप उसी टाइम खुद ही कॉफी चाय बना लें, क्योंकि उसको बनाते वक्त भी आपकी काफी हद तक नींद उड़ जाएगी। बात समझ रहे? तो यार ये जुआड़बाजी है। अब हम और कुछ नहीं बता सकते। मतलब हमने बहुत ज्यादा ये काम नहीं किया है। मतलब कि हम हॉस्टल में जब थे तो नाइट आउट मारा करते थे, लेकिन तब वो पढ़ाई लिखाई का नहीं होता था। अपना दोस्ती यारी मची पड़ी है, शोर शराबा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैगी खाने जा रहे हैं कहीं। अब रुड़की में जो है बस स्टैंड था, बस स्टैंड में चले गए, वहां मैगी वैगी अंडे बिक रहे हैं, वो खा रहे हैं। वो रात भर जागना वो अलग था। तुम्हें रात भर जागना है पढ़ाई के लिए, तब उसके लिए तुम्हें खुद जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं सर आप घर वालों को बोले कि उनको भी उठाएंगे और उनसे कहेंगे जब तक हम नहीं सोएंगे तब तक आप भी नहीं सोएंगे। ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो आप खुद आपने कॉफी बना ली, चाय बना लिया, या कुछ कुछ कर लिया, है ना, तो हो जाएगा। बहरहाल तो चलिए, ईटीओएच, हाँ ईटीओएच ले सकते हैं। ईटीओएच बहुत अच्छा तरीका है। हमें यही उम्मीद थी बस। हमें वही हम सोच रहे थे, बहुत देर से चाय कॉफी की बातें चल रही हैं, तुम सोच रहे हो कि साला अजीब बेवकूफ आदमी है, किस तरह की बातें कर रहा है। चाय कॉफी भी कोई पीने की चीज है। रात की बात चल रही है, जागने की बातें चल रही हैं, और चाहे कॉफी, बताइए बाहर सुहाना मौसम है और ऐसे में हम चाय कॉफी पियेंगे। ईटीओएच बेस्ट है। ईटीओएच लो, तुम ईटीओएच ही लो। हमें लग रहा है बस यही वजह है। बस समझो, ये ईटीओएच की वजह से सब सारी सारी झंझट जो है ये ईटीओएच की वजह से ही है, सब ईटीओएच की वजह से। चलिए खैर, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन चल रहा था, और एक ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में फिर से एक बार फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, थोड़ी देर में हम आयनिक इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है वो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता है। एक ऐसे बच्चा जो तैयारी तो कर रहा है बट उसको आयनिक इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे हिसाब से आयनिक इक्विलिब्रियम काफी मुश्किल चैप्टर बच्चों को लगता है। ठीक, तो हम उसके बारे में भी आप बात करेंगे। तुम लोग किस तरह की बातें लिख रहे हो हम समझ नहीं रहे हैं। हाँ, मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो बेटा। अगर तुम पढ़ाई लिखाई से ऊब चुके हो और तुम्हें लगता है कि अब जीवन में सब कुछ तुमने कर लिया है, तो मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो, वो भी बेहतर रहता है ना। आप ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम ली चार्टले प्रिंसिपल का भी करेंगे। कुछ एक आध सवाल जो होमवर्क में दिए थे उसके बारे में भी थोड़ा मोटा डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं। जो बात हमने आयनिक इक्विलिब्रियम की सॉरी, जो बात हमने ली चार्टले प्रिंसिपल की थी, उसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहे हैं। हाँ भाई, अब जो है ये चैट जो है बंद कर दो। ये क्लोरोफॉर्म और साइनाइड फाइनाइड बे बिल्कुल ही फर्जी आदमी है बे। तुम सो जाया करो बे। तुम लोगों को जागना ही नहीं चाहिए, तुम सो ही जाया करो। तुम्हारे लिए वही सबसे अच्छा है। जहां नींद आए, या ऐसे सोचा करो जैसे नींद आ रही लग रहा है, अरे हमें लग रहा है नींद आ रही, सो जाया करो, जैसी लगे सो जाया करो। तुम्हें जागने की जरूरत ही नहीं, तुम बिल्कुल सही चल रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे थे कि जो ली चार्टलर प्रिंसिपल था उसके बारे में अगर बात करें, तो एक ऐसी एक छोटा सा फिर से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ए गैस ले ली, और ए गैस का इक्विलिब्रियम ले लिया बी गैस प्लस सी गैस के साथ। मान लीजिए ये हमारा एक इक्विलिब्रियम। तो जैसे कल हम लोगों ने लिया था उसी टाइप का कोई इक्विलिब्रियम है, तो या फिर ऐसे ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मान लीजिए ये ले लेते हैं। तो ये एक बढ़िया सवाल के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो है जो भी छेड़खानी की जा सकती है, वो छेड़खानी तमाम तरीकों से की जा सकती है, आप सब जानते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी एक दो पॉइंट्स इसके अंदर फटाफट वही जो कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसके बारे में बात कर लूं। जब कभी तुम्हें लगे कि ली चार्टलर प्रिंसिपल पे सवाल आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? वो आपसे कहेगा कि भैया ऐसा है, मैं इसके अंदर ये डाल दूंगा, वो डाल दूंगा, समझ रहे हो, मैं इसके अंदर इंजेक्शन लगा दूंगा, मैं खुद गिर जाऊंगा, मैं जो हूं समझ रहे हो, कुछ कुछ करके टेंपरेचर चेंज कर दूंगा, प्रेशर बढ़ा दूंगा, वो जो भी कुछ करेगा। ठीक, तो मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि मान लीजिए वो खुद हमें बता रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये हमें सवाल में बता दिया जाएगा। समझ रहे बात को? या फिर आप थोड़ा सा अकल लगाएंगे तो भी आपको एक हल्का सा आइडिया लग सकता है। जैसे यहां पर भी दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन, एक गैस दो लोगों में टूट रही है, सो ऐसा लग रहा है दैट शुड बी अ डिसोसिएशन प्रोसेस, तो इसके लिए हीटिंग रिक्वायर्ड होगी, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अदरवाइज वो हमें सवाल में एंडो या एक्सो के बारे में लिख के दे देगा। ठीक है।
अब जरा काम की बात करते हैं, क्या क्या चेंजेस कल हम लोगों ने किए थे, हम उसके बारे में फटाक से बात करेंगे। सर ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, नहीं नहीं। अगर आपको ये पता चल गया कि ये हमारा ली चार्टले प्रिंसिपल का सवाल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम के एबीसीडी मोल्स मानिए, ताकि रिएक्शन कोशेंट का एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाए, बस बात खत्म। सर ये देखिए, खेल ही खत्म हो गया। हमने इक्विलिब्रियम पर इनके मोल्स अज्यूम कर लिए। मान लीजिए एक आदमी का मोल ए ले लिया, एक का बी ले लिया और एक का सी ले लिया, और उसके बाद फौरन चल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोशेंट तैयार कर लिया। जो हमारा रिएक्शन कोशेंट क्यूसी बनेगा, इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। बी की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी बी बाई वी, सी की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी सी बाई वी, और जो ए की कंसंट्रेशन होगी वो ए बाई वी का स्क्वायर। अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो ये बीसी बाई ए स्क्वायर आएगा, जिसमें वॉल्यूम का भी कोई टर्म नहीं आ रहा है। अब जानबूझ के मैंने ये काम लिया कि वॉल्यूम का भी कोई टर्म नहीं आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा? तो सर अब ऐसे में तो कुछ करना ही नहीं है। अब आप बताइए, जो जो चीजें चेंज करनी है आप चेंज करते रहिए, जो इंजेक्शन लगाने इंजेक्शन लगाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो मुझे करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? इस केस में जो पहला सीन बनता है वो क्या बनता है कि अगर आपने रिएक्टेंट को बढ़ाने की कोशिश की तो क्या होगा, यानी आपने रिएक्टेंट का अगर इंजेक्शन लगाया तो क्या होगा। तो सारी दुनिया जानती है रिएक्टेंट मेरा ए है, अगर आप ए को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कोशेंट जो है वो छोटा हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपने ए को बढ़ाया तो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू हमारी के से छोटी हो जाएगी, और अगर रिएक्शन कोशेंट छोटा हो गया तो वो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पकड़ने की कोशिश करेगा और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ये बड़ा सीधा है, और तुम सब समझ भी रहे थे कि रिएक्टेंट को बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाती है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो रिएक्टेंट ऐसा ना हो जो रिएक्शन कोशेंट में नजर ही ना आए, जैसे सॉलिड। तो सॉलिड वाला केस अलग है, बट ये बड़ा सीधा सा केस था। इसी तरह से अगर आपने मान लीजिए प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश की तो प्रोडक्ट को चेंज कर लेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश की तो साफ समझ में आता है बी या सी में से आप किसी को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से क्यू की वैल्यू के से बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ये सारी कहानी हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया था कि अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को चेंज करना चाहते हैं तो दोनों को चेंज कर लीजिए। ऐसे में सिर्फ ये चेक कर लीजिएगा कि रिएक्शन कोशेंट बढ़ा या घटा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि मैं सी को दुगना कर दूं और ए को दुगना कर दूं। यानी यह भी एक केस बन सकता है कि ऑन डबलिंग द मोल्स ऑफ सी एंड ए। अब क्या होगा? सर सी और ए के मोल्स अगर आपने डबल कर दिए तो क्या होगा? तो अगर आपने सी और ए के मोल्स डबल कर दिए, अब देखिए कुछ बेवकूफ कुछ बच्चे जो समझ रहे बात को, जो खोखली तैयारी वाले लोग होते हैं, समझ रहे, इधर उधर से अपना थोड़ा बहुत देख दाख के अपना चले गए, वो गलत करके आएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे देखिए ऐसा है, अगर सी बढ़ेगा तो बैकवर्ड जाएगा, ए बढ़ेगा तो फॉरवर्ड जाएगा। उनको यही नहीं समझ में आएगा कि अगर सी और ए दोनों बढ़ रहा है तो क्या होगा। ये लिख रहा है हमारे पास भी खोखली तैयारी वाले लोग, नो चेंज नो चेंज। अबे गजब लल्लू आदमी, एक बार ध्यान से देखो, अगर सी को डबल कर दोगे और ए को भी डबल कर दोगे, तो जब सी को डबल करोगे तो यहां 2c आ जाएगा, और ए को डबल करोगे तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4। गजब लल्लू आदमी हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने सी को भी दुगना कर दिया, यानी सी को आपने मान लीजिए 2c कर दिया और ए को आपने 2a कर दिया, तो ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? बी सी अपॉन 1/2 बच जाएगा। मेरी बात कुछ समझ रहे हो कि नहीं? अरे भाई समझे? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने ऐसी कोई हरकत की जिसमें आपने ए को डबल कर दिया और सी को डबल कर दिया, तो सर यहां ए के आगे 2 लगा है, ऐसे में सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर ऊपर वाला 2 कैंसिल होके, यानी इस बार जो रिएक्शन कोशेंट आ रहा है, जो पहले वाला रिएक्शन कोशेंट में कौन बड़ा है? सर ये बड़ा, ये छोटा रह गया। रिएक्शन कोशेंट छोटा हो गया तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कल एक बच्चे ने मैसेज करके पूछा था, सर ये चीजें जो आपने कराई हैं ये सिर्फ PCl5 वाले इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल है या हर जगह एप्लीकेबल? मैं ये बताना चाह रहा हूं ये हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन हर सवाल के लिए एक्सप्रेशन बदलता रहेगा। आपको सवाल देखना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि सर ये नॉर्मल सवाल है, सर बी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ए को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो सर ये तो ओरल आंसर है। बी को बढ़ाएंगे तो साफ दिखाई दे रहा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ए को बढ़ाएंगे तो ए को घटाना पड़ेगा। यही तो ली चार्टले प्रिंसिपल है। तुम जो करोगे मैं उसका
का उल्टा करूंगा, तुम ए बढ़ा रहे हो मैं ए घटाऊंगा, तुम बी बढ़ा रहे हो मैं बी घटाऊंगा। लेकिन प्रोवाइडेड कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जिसको बढ़ाया घटाया जा रहा है वो रिएक्शन कोशेंट के एक्सप्रेशन में हो। सॉलिड्स जैसे लोग रिएक्शन कोशेंट के एक्सप्रेशन में नहीं होते, इसलिए उनको बढ़ाने घटाने से फर्क नहीं पड़ता। ये कल हमारी बात हुई। मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही है? सबको ये बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है सर? इसी तरह से सर ये तो कंसंट्रेशंस की बात हो गई। ऐसा भी हो सकता है सर आप इस गैसियस सिस्टम का प्रेशर चेंज करने की कोशिश करें। हां बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, मैं इस गैसियस सिस्टम का प्रेशर भी चेंज कर सकता हूं। तो चलिए प्रेशर चेंज कर देते हैं। अगर आपने प्रेशर चेंज किया तो क्या होगा? मान लीजिए बढ़ा दिया, तो सर अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो एक चीज तो क्लियर है, अभी बिल्कुल सीधी सी बात है, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बता रहा हूं, मैंने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर में अलग से चेंज करूंगा। प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा? सर साफ दिखाई देता है, प्रेशर बढ़ गया तो खड़ाक से वॉल्यूम गिर जाएगा। अगर वॉल्यूम गिर गया तो जो मेरा रिएक्शन कोशेंट है, क्या है मेरा रिएक्शन कोशेंट? मैंने अभी क्या बनाया था? रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू थी BC बाई ए स्क्वायर। सर इसमें तो वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है, और अगर इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं है तो ये रिएक्शन कोशेंट ये नो चेंज आएगा। रिएक्शन कोशेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? सर इक्विलिब्रियम जैसा था वैसे ही रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। सर एक तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, चलिए ये तो दुनिया जानती है, लेकिन अच्छी बात क्या थी कि अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा तो मोल्स चेंज नहीं होंगे। मोल्स चेंज नहीं होंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल सही है, मोल्स चेंज नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन सर कंसंट्रेशंस इंक्रीज कर जाएंगी, कंसंट्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगी, सब लोगों की कंसंट्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगी। बताओ मेरी ये बात समझ में आई? और ये इसका ओपी पॉइंट था, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। लोग सोचते हैं नो चेंज नो चेंज नो चेंज, बस हो गया खेल खत्म। अरे भाई नो चेंज मतलब इक्विलिब्रियम को कुछ नहीं पता चला, रिएक्शन कोशेंट जैसा था वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे लेकिन डब्बे का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाएंगी, तो सारे लोगों की, ए की, बी की, सी की, तीनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगी, लेकिन इस तरह से बढ़ेंगी कि ये टर्म हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये पहले भी 50 आ रहा था, ये अब भी 50 आएगा। तुम सब जानते हो दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन को अगर एक टर्म से डिवाइड किया जाए तो एक पर्टिकुलर नंबर लाने के करोड़ों तरीके हो सकते हैं। यानी a बाई बी की वैल्यू 2 अगर आप लाना चाहते हैं तो a बाई बी की वैल्यू 2 लाने के करोड़ों इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3। यानी तमाम इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करके भी आप सॉल्व करके 2 ला सकते हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका कंसंट्रेशन चेंज भी हो गया तो ओवरऑल वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये BC बाई ए स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर यहां वॉल्यूम का कोई टर्म है ही नहीं। क्लियर है ये वाली बात? ये वाली बात सबको समझ में आ गई थी? अच्छा ओपी नहीं केबी, हाँ चलिए केबी बात हो गई, ये केबी बात हो गई, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये केबी बात हो गई। बहुत बढ़िया। यानी अगर आपने प्रेशर को चेंज करने की कोशिश की तो वॉल्यूम गिरेगा, जिसकी वजह से कंसंट्रेशंस तो बढ़ेंगी, लेकिन यहां फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा क्या ये हमेशा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं सर ऐसा नहीं। अगर वॉल्यूम का टर्म होता, अगर वॉल्यूम का टर्म इस इक्विलिब्रियम के लिए होता तो फर्क पड़ता, बात खत्म हो गई। यानी ऐसा कोई इक्विलिब्रियम जिसमें वॉल्यूम का टर्म आएगा, वो कब आएगा? सर वॉल्यूम का टर्म तब आएगा जब गैसियस मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर ना हो, तो उसमें वॉल्यूम का भी टर्म आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम का टर्म इस एक्सप्रेशन में आ रहा है तो सर आप चेक कर लीजिएगा वॉल्यूम गिर रहा है या बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम के गिरने बढ़ने से रिएक्शन कोशेंट घट बढ़ रहा है तो आप अकॉर्डिंगली आंसर लिख सकते हैं। मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा रिएक्शन कोशेंट का, उसके बाद वॉल्यूम का टर्म अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिख दीजिएगा। वॉल्यूम का टर्म नहीं है तो रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंसंट्रेशंस तो एज यूजुअल चेंज होनी थी, वो होंगी। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलिए और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर ना चेंज करके आप इनर्ट गैस का एडिशन कर दें। तो चलिए सर इनर्ट गैस का एडिशन कर लेते हैं, जल्दी से इनर्ट गैस का एडिशन कर लेते हैं। ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं। इनर्ट गैस के एडिशन के बारे में तुम्हें बताया था कि इनर्ट गैस का एडिशन आप दो तरह से कर सकते हैं। एक इनर्ट गैस का एडिशन आप कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं, और एक इनर्ट गैस का एडिशन आप कांस्टेंट
वॉल्यूम पे करते हैं। तो जो वो सवाल में देगा उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इनर्ट गैस का एडिशन करा जा रहा है तो एक चीज क्लियर है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस अगर अंदर आती है इनर्ट गैस तो मोल्स बढ़ जाएंगे, मोल्स बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप समझिए जरा बात को, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप समझ रहे हैं, ये शुरू से बोल चुका हूं मैं, कई बार बोल चुका हूं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर में चेंज आया तो ये सारी बातें बेईमानी है, सारी बातें बकवास है, क्योंकि फिर तो टेम्परेचर के पैरों में बैठ के पूछ लेना तू भी बता दो आंसर क्या है। इन सब लोगों को छोड़ो, इनर्ट गैस डालेंगे, अपना पैर लटका देंगे, अपना हाथ लटका देंगे, उसको गिरा देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, बकवास मत करिए। सिर्फ टेम्परेचर क्या कहेगा, मेरी वजह से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छत पर है, जाओ छत पर, रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना ही पड़ेगा। ये छोटे मोटे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो रिएक्शन क्वेश्चन को ऐसे उछालते हैं और टेम्परेचर के को छत पर बैठा देता है या जमीन पर गिरा देता है। क्यों? क्योंकि के टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। यानी अगर गलती से टेम्परेचर की कोई बात आ गई फिर तो इन सब लोगों को मिटाइए, अरे ऐसी की तैसी भी इनर्ट गैस डालोगे, तुम अपने आप को गिरा दो, तुम जिसको पूरी दुनिया गिरा दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आंसर डिसाइडेड बाय ओनली टेम्परेचर। ये वाली बात सबके समझ में आ रही है? सबकी बात समझ में आ रही है? ठीक, क्योंकि टेम्परेचर पर के का डिपेंडेंस एक्सपोनेंशियल है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो मरेगा। समझो बात को? यानी यहां पर आ गया तो अब यहां पर कांस्टेंट प्रेशर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनर्ट गैस का एडिशन मोल्स बढ़ा देगा गैस के तो वॉल्यूम बढ़ जाए। लेकिन हमारा जो इक्विलिब्रियम हर बार नहीं होगा, हमने जो अभी इक्विलिब्रियम बनाया उससे वॉल्यूम के बढ़ने से नो चेंज। आप समझ रहे बात को? वॉल्यूम के बढ़ने से कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे रिएक्शन में वॉल्यूम है ही नहीं। लेकिन नो change in what? Sir, no change in the position of the equilibrium, no change in the number of moles of the system, but volume is changing. That is why concentrations also change. समझो बात को? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ गई? समझ रहे हो बात को? यानी नो चेंज इन व्हाट? इन पहली बात पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरी बात क्या है? मोल्स, ये नो चेंज। बट क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है तो कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज करेगी, कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज करेगी। क्लियर है ये वाली बात? सबको ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? हम अपने इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं जो मैंने बनाया है। हर इक्विलिब्रियम की कहानी बिल्कुल इसी तरह से चलेगी, लेकिन वो बदलती रहेगी। दैट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। अब जैसे यहां मान लीजिए वॉल्यूम का टर्म होता तो वॉल्यूम के बढ़ने से तुम चेक कर लेना कि रिएक्शन कोएफिशिएंट बढ़ा या घटा, उसके हिसाब से आंसर लिख देना। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर इनर्ट गैस डालेंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस डालेंगे तो मोल्स बढ़ा है, ठीक, मोल्स बढ़े हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। समझे बात को? प्रेशर इंक्रीज करेगा क्योंकि वॉल्यूम। लेकिन प्रेशर के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे रिएक्शन कोएफिशिएंट के एक्सप्रेशन में प्रेशर है ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ मुझे प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट मींस नो चेंज, किसी भी चीज पर कोई फर्क नहीं आने वाला। क्लियर है ये वाली बात? और इसी तरह से अगर मैं कैटलिस्ट को ऐड करता तो तुम सब जानते हो कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है। कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी अटेन कर लेता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इनके रेट को चेंज करता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को चेंज करेगा, को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करता है। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी। क्लियर है? और लास्ट पॉइंट जो मेरा निकल के आया था वो था टेम्परेचर। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करेगा? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो हमारी बात हो चुकी है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं क्योंकि आपने अपना इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक लिखा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन में के इंक्रीज करता है, और अगर के इंक्रीज कर गया तो वो छत पर बैठ गया, और अगर वो छत पर बैठ गया तब तो बात ही खत्म है। रिएक्शन कोएफिशिएंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और तब जाके उसको छत पर जाके मुलाकात की जाएगी। और इसी तरह से अगर आपने टेम्परेचर
टेम्परेचर अपने इस इक्विलिब्रियम का गिराया, जो कि एक एंडोथर्मिक है क्योंकि आपने उसको एंडोथर्मिक माना है, तो ऐसे में आपका टेम्परेचर जमीन पर गिरा होगा, और जब वो जमीन पर गिरा होगा तो ये रिएक्शन पक्का बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया था? सबको समझ में? बिल्कुल सीधा यार, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई झंझट नहीं है। हाँ, एक जो हमारा मेन पॉइंट जो हमने केबी पॉइंट बनाया था वो क्या था? हमारा जो मेन केबी पॉइंट था ये कि अमंग मैनी चेंजेस, इफ one of the changes is temperature, then the deciding factor will be temperature. Then the deciding factor will be temperature. ये हमारा मेन पॉइंट। बस, यानी सारे चेंजेस के साथ अगर आपने टेम्परेचर का चेंज भी कर रखा है तो सारे चेंजेस की ऐसी की तैसी जो भी डिसाइड करेगा वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। हाँ अभिषेक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में यही खेल उल्टा खेल लेंगे। अच्छा, वो मतलब तुम सर ये कोई एक याद करने वाली चीजें नहीं है, इक्विलिब्रियम वो बना के देगा, तो जो भी वो इक्विलिब्रियम देगा उसका एक्सप्रेशन आप लिख लीजिएगा ABCD मानकर, और जैसे ही आपके सामने एक्सप्रेशन आए उसके बाद आप खेलते रहिएगा, अपने आप आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? उमंग कह रहा है गड़बड़ सा लग रहा है, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं त्रुटि हो गई। अबे क्या त्रुटि हो गई? के गिरने से टेम्परेचर एंडो का के कम कर देता है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। क्या गड़बड़ क्या है? amongst many changes if one of the changes is temperature then the deciding factor will be temperature। क्या गड़बड़ है बे? गड़बड़ इन लास्ट, क्या लास्ट में क्या गड़बड़ है? डिसाइडिंग फैक्टर विल बी टेम्परेचर, ठीक तो है? एक्सो नहीं, हमने सिर्फ एंडो के लिए लिखा है, ये हमने एंडो के लिए लिखा है कि अगर टेम्परेचर घटता है एंडो, हमारा इक्विलिब्रियम तो एंडो था ना यार, गजब आदमी हो। हमारा टेम्परेचर तो, हमारा रिएक्शन तो, हम तो अपने इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। हम अगर वो कहता अपने आपके गिवन इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर गिराएंगे क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम एंडो है, तो आपका के गिर जाएगा। एंडोथर्मिक का टेम्परेचर कम करने से के कम हो जाता है, और एंडोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ जाता है। आप समझ गए कि नहीं बात को? अगर आपका एक्सो वाला इक्विलिब्रियम होता तो आप एक्सो वाली बात करते। मैं तो अपने इक्विलिब्रियम को रेफरेंस मान के सारा डेरिवेशन कर रहा हूं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सब सो रहे हैं, ये सब गड़बड़ सड़बड़ वाले लोग सब सो रहे हैं भाई। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब जरा जरा सा इसके बारे में 1 मिनट की बात और करते हैं। हमने देखा है कि अच्छा सवाल जो बनाया जा सकता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी बनाया जा सकता है, जिस पर जेई सवाल नहीं बनाया। तो इसका मतलब मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद लगती है कि आपके सामने ली चार्टे प्रिंसिपल पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी एक सवाल आए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें समझाता हूं। जैसे ये एक एग्जाम्पल, हमने एक इक्विलिब्रियम कल पढ़ा था, आप जरा समझिएगा। मैं इसको मान लीजिए मैंने एक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, हमारा ये वही PCl5 वाला इक्विलिब्रियम है। PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक, अब तुम ध्यान से देखो, वो ये जानना चाह रहा है कि इस तरह का जो सिस्टम, ये जो हमने यहां पर लिखा है, इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तुम जरा इसको ऑब्जर्व करना कि ये ग्राफिकली कैसे इसको समझा जा रहा है। आप इसको समझना जरा, ठीक कैसे? सर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या ये कंसंट्रेशंस के टर्म्स हैं और ये अपना रिएक्शन आपका टाइम के साथ चल रहा है। ये देखिए सर, सारे लोगों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट्स। तो क्या ये कहना ठीक है, जरा समझना इस ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। क्या ये कहना ठीक है कि इस समय के दौरान, क्योंकि तीनों लोगों की कंसंट्रेशन, कौन कौन से 3 लोग, PCl3, Cl2 और PCl5, यानी ये तीनों लोग, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है सर। इसका मतलब ये हुआ सर ये इक्विलिब्रियम का टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज Q इज इक्वल टू KC। शाबाश, बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन सर पता नहीं इस समय आपने न जाने क्या हरकत की, इस समय आपने कुछ किया है। क्या किया है सर? अचानक इस येलो लाइन की वैल्यू एकदम से बढ़ गई। येलो इज व्हाट? येलो इज द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। सर अचानक सिर्फ PCl5 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। ऐसा कैसे हो सकता है सर? अचानक PCl5 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई क्योंकि सर आपने इंजेक्शन लगा दिया है। आपने इसके अंदर इंजेक्शन लगाया है, किसका?
PCl5 का। यानी आपने बर्तन के अंदर इक्विलिब्रियम बना हुआ है, अब आपने छेड़ा किस तरह से है, आपने छेड़ा है अचानक यहां पर आपने इंजेक्शन लगाया। तो जैसे ही आप PCl5 का इंजेक्शन लगाएंगे तो फौरन PCl5 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि PCl5 का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर गया तो फिर फौरन के फौरन क्या आवाज आएगी, अच्छा PCl5 बढ़ा रहे हो, हम घटाएंगे, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी। फॉरवर्ड भागने का मतलब सर PCl5 कम होने लगेगा और PCl3 और Cl2 बढ़ने लगेगा। ये देखिए जरा, जैसे ही आपने PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ाई, देखिए यहां ये कांस्टेंट चल रहा है, आपने एकदम से PCl5 का अमाउंट बढ़ाया तो खटाक से PCl5 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। अब क्या होगा सर, अब रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या करेगा, फॉरवर्ड चलेगा। फॉरवर्ड का मतलब सर PCl5 का अमाउंट कम होने लगे और इन दोनों का अमाउंट इंक्रीज करने लगेगा। देखिए क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड चल रहा है, फॉरवर्ड चलेगा तो PCl3 का भी अमाउंट बढ़ेगा और Cl2 की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। सर ये भी इंक्रीज करने लगेगा और ये भी इंक्रीज करने लगेगा। दिख रहा है तुम लोग को ये बात? फिर क्या होगा सर, थोड़ी देर बाद रिएक्शन कोएफिशिएंट फिर से K को पकड़ लेगा और ये सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। सर ये सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और ये वापस इक्विलिब्रियम तक आपके सामने अब पहुंच जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये वापस इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। यानी अगर वो मुझसे ये जानना चाहता है कि ये बताइए इस टाइम इंटरवल पर, इस T1 टाइम पर क्या हुआ, तो आप बता सकते हैं T1 टाइम पर आपने PCl5 ऐड किया है, यानी इस पॉइंट पर मुझे PCl5 का एडिशन देखने को मिलता। कुछ समझ में आई बात? यानी अगर वो मुझको ग्राफिकली ये पूछे कि क्या आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर क्या हुआ, तो आप बता दीजिएगा क्योंकि सिर्फ PCl5 का अमाउंट बढ़ा है, सिर्फ PCl5 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है, इसका मतलब इस पॉइंट पर PCl5 को ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये ग्राफ इस तरह से दिखाई दे रहा है। सर ऐसा भी हो सकता था कि इन तीनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती, बिल्कुल बढ़ जाती। सर ऐसा करते हैं, एक नया ग्राफ बनाइए, ये सब सिंपल ग्राफ छोड़िए, मुद्दे पे आते हैं। सर ये देखिए, एक काम करते हैं, ये PCl5 की कंसंट्रेशन थी, ये PCl3 की कंसंट्रेशन थी, ये Cl2 की कंसंट्रेशन थी। ठीक सर, एक काम करिए, अब आप ये बताइए, अगर मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा? मैंने कहा बिल्कुल, आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं। वो कह रहा है कि अचानक न जाने क्या हुआ, अचानक न जाने क्या हुआ, इन सब के साथ कुछ ऐसा हो गया, इन सब की कंसंट्रेशन बढ़ गई अचानक। यानी सीन क्या चल रहा है? सीन ये चल रहा है कि अचानक इन सब की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। समझना, बताइए ऐसा क्या हुआ होगा कि तीनों की कंसंट्रेशन एक साथ बढ़ गई, तीनों की कंसंट्रेशन? अरे सर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, क्योंकि प्रेशर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम गिर गया होगा, वॉल्यूम गिर गया होगा तो तीनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई होगी। लेकिन सर अगर तीनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई तो ऐसे में अब क्या करना होगा सर? अब ये रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब मूव करने लगेगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपने जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, जैसे ही आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, तो वॉल्यूम के बढ़ते ही ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करे? मान लीजिए वॉल्यूम डबल हो गया, ठीक, तो क्या होगा? इस इक्विलिब्रियम के बारे में जरा जल्दी से बताओ। PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। इसके लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? BC/A 1/V। अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो रिएक्शन कोएफिशिएंट एकदम से गिर जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे? सर आपने प्रेशर बढ़ाया, यानी इस पॉइंट पर जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे इन तीनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सर इन तीनों की वॉल्यूम के बढ़ने से, वॉल्यूम के घटने से इन तीनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट बढ़ गया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। समझिए बात, सब लोग समझिए क्या चल रहा है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपके सामने एक इक्विलिब्रियम बना था, इस इक्विलिब्रियम पर आपने अगर प्रेशर को चेंज किया तो क्या होगा, अगर आपने वॉल्यूम को चेंज किया तो क्या होगा, यह आपको अपने आप दिखाई देने लगेगा। यानी अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं इसी इंस्टेंट पर प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा, तो अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो फौरन के फौरन वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर गया तो कंसंट्रेशंस तो इंक्रीज कर रही हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर जाएगा तो इन तीनों की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन वॉल्यूम के डिक्रीज करते ही रिएक्शन कोएफिशिएंट आपका छोटा रह जाएगा। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट छोटा रह गया तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा?
अब वॉल्यूम को डिक्रीज करने से रिएक्शन कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा, सॉरी रिएक्शन कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट बढ़ गया तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, यानी PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। समझिए बात को, यानी PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसको कैसे दिखाएंगे, PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी और इन दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरह से इसकी कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करेगी और फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी। जरा समझने की कोशिश करना, सब लोग इस बात को समझना कि सर हो क्या रहा है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सपोज PCl3 एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सपोज Cl2। सब लोग समझा, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप वो पूछता है कि ये बताइए इस पॉइंट पर क्या कमाल करके बैठे हैं आप, तो आप साफ साफ बताइएगा इस पॉइंट पर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया है। तो हुआ क्या है, प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इन तीनों लोगों की कॉन्सेंट्रेशंस इंक्रीज कर जाएंगी, यानी इस पॉइंट पर तीनों लोगों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से सर इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बड़ा क्लियर है। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्योंकि वॉल्यूम आपका घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो क्यू बढ़ जाएगा, क्यू बढ़ गया तो ऐसे में सर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, और बैकवर्ड का मतलब PCl5 बढ़ेगा और PCl3 Cl2 घटेगा। तो जैसे ये बढ़ा तो ये दोनों तो घटने लगेंगे और ये हमारा बढ़ने लगेगा, और ये फिर से आपका एक नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा। सर जिस तरह से इस T1 टेंपरेचर पर इक्विलिब्रियम था, उसी तरह से T1 टाइम पर इक्विलिब्रियम था, उसी तरह से T2 टाइम पर भी आपको इक्विलिब्रियम दोबारा देखने को मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम दोबारा स्टैब्लिश हो। सोचो ये कितना खूबसूरत सवाल होगा, यही ग्राफ बना के वो दे दे और आपसे पूछे ये बताइए T1 टाइम पर क्या कमाल किया आपने, तो आप साफ बताइएगा आपने प्रेशर बढ़ा दिया होगा सर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से इन तीनों लोगों की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएंगी क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और जब तीनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएंगी तो सर फौरन के फौरन रिएक्शन कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा। वो कहेगा गलत हो गया, चलो वापस चलते हैं, वो वापस चलेगा, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, PCl5 का अमाउंट तो बढ़ेगा लेकिन PCl3 और Cl2 का अमाउंट अब डिक्रीज होने लगेगा, यानी PCl5 का अमाउंट बढ़कर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और इनका अमाउंट घट घट कर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, एंड दिस विल बी द न्यू ग्राफ। क्लियर है, सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक, अच्छा फिर आते हैं, मान लीजिए अब एक और केस बना लेते हैं। मान लीजिए वो हमसे कहे कि भाई ऐसा है, एक काम करते हैं, फिर से ये वाला केस बनाते हैं। मान लीजिए एक काम करते हैं कि भाई ये हमारे इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस हैं, ये तीनों हमारे इक्विलिब्रियम इस टेंपरेचर पर आकर, इन तीनों ने हमारा इस टाइम पर आकर, हम इन तीनों ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। ठीक, ये हमारा ये रिएक्शन है, अब PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, और दिस इज एन सपोज एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ये डिसोसिएशन का केस है, सवाल में सब कुछ दे रखा है। ठीक, वो कह रहा है ये बताइए ऐसा कुछ हुआ अचानक, जो आपके सामने आ रहा है अचानक कुछ ऐसा हुआ, ये हमारा PCl5 है, दिस इज PCl5, दिस इज PCl3 एंड दिस इज सपोज Cl2। ठीक, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये वैल्यू एकदम से उठ गई, बाकी लोगों पे फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये उठ गई। मैंने कहा ठीक है, अब क्या होगा बताइए सर, इस पॉइंट पर अगर आपने सिर्फ PCl5 को उठाया तो क्या होगा? अरे सर छोड़िए ना, अगर आप सिर्फ PCl5 को उठाएंगे तो सर रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारा बढ़ जाएगा, रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़े, सॉरी रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारा घट जाएगा, क्योंकि PCl5 रिएक्टेंट है ना, तो नीचे का टर्म बढ़ा, नीचे का टर्म बढ़ा तो Q की वैल्यू कम हो गई, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये ठीक है, यानी अचानक अगर PCl5 बढ़ा तो ऐसे में सर ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड जाएगी मतलब सर PCl5 घटने लगेगा और PCl3 और Cl2 बनने लगेगा। चलिए ठीक है, ये देखिए PCl5 घटने लगेगा और PCl3 और Cl2 बनने लगेगा, बिल्कुल सही है। तो सर ये हमारे बनेंगे, ये लीजिए बनने लगे, ये भी हमारे बनने लगेंगे, ये देखिए बनने लगा, ये भी बनने लगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर फिर से ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। सर ये इस टाइम पर ये इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन हो जाएगा, ये दोबारा अटेन हो गया। क्लियर है, सबको यहां तक समझ में आया? अब क्या करना है सर? अब अचानक फिर आपने को ड्रामा कर दिया, क्या इस बार फिर पता नहीं आप क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन तीनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तीनों डिक्रीज कर गए। सर अब आपने क्या किया ऐसा, ये तीनों डिक्रीज कर गए, इक्विलिब्रियम बन चुका है, फिर ये डिक्रीज कैसे कर गए? सर इसलिए डिक्रीज कर गए होंगे कि आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया होगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है? आपने प्रेशर डिक्रीज किया होगा सर, प्रेशर कम किया होगा, आपने पिस्टन को ऊपर उठाया होगा, प्रेशर एकदम से डिक्रीज कर जाएगा और ये तीनों लोग नीचे आ जाएंगे। लेकिन तीनों लोग नीचे आ गए, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और इस इक्विलिब्रियम का Q की वैल्यू तुम्हें पता है, ये BC/A 1/V के बराबर है। याद है ये वाली बात? तो इसका मतलब ये हुआ सर, अब अगर आपने प्रेशर डिक्रीज करके वॉल्यूम बढ़ाया तो जो Q है वो घट जाएगा,
क्यों घट गया? तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। फॉरवर्ड मतलब PCl5 गिरेगा और PCl3Cl2 फिर से बनेगा। अब अगर ये फॉरवर्ड आएगा तो सर PCl5 तो गिरेगा, PCl5 का अमाउंट तो गिरेगा और फिर वो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और इन दोनों का अमाउंट बढ़ेगा। सर ये दोनों एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। समझना जरा सब लोग, ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। सर इस पॉइंट पर फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। समझिए जरा बात, क्लियर है? सबको समझ में आया? सर इसके बाद क्या किया आपने? सर इसके बाद पता नहीं मैंने ये क्या ऑब्जर्वेशन की है, कमाल की ऑब्जर्वेशन है इसके बाद। वो क्या है? सर अचानक पता नहीं क्या हुआ, आपने न जाने इस T2 इस नए टेंपरेचर पर क्या किया, अचानक मुझे ये कर्व चेंज होता हुआ नजर आया और ये अब फिर से गिरा और कांस्टेंट हो गया और ये दोनों फिर से उठे और कांस्टेंट हो गए। अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ। कोई सोच के बता सकता है कि इस टाइम पर क्या हुआ होगा? यानी ये आपका टाइम इंटरवल्स है। दिस इज टाइम इंटरवल। सपोज इस पॉइंट पर चेंज हुआ, मेरा T1 टाइम था, यहां पर बदतमीजी की गई, यहां पर बदतमीजी की गई, वो मेरा T2 टाइम था और एक बदतमीजी यहां पर की गई जिसको T3। कोई सोच के बता सकता है T3 पर क्या हुआ होगा? बिना कोई चेंज। क्या ये नीचे आया? नहीं। क्या इसको ऊपर किया? नहीं। क्या इस टाइम पर तुम्हें क्या लग रहा है? सर इस टाइम पर ये तीनों अचानक PCl5 तो गिरने लगा और ये दोनों उठने लगे। क्या मतलब हुआ? सर अचानक इस पॉइंट पर रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगी। सर ये तो टेंपरेचर का खेल है सर। बिना कुछ किए रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड चलने लगी, किसी की भी कंसंट्रेशन आपने चेंज नहीं की, तब समझो बात को। यानी यहां पर अचानक रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है। क्यों? क्योंकि सर PCl5 फिर से गिरने लगा, PCl3 उठने लगा और Cl2 उठने लगा। सर ये तो तभी हो सकता है जब आप टेंपरेचर, क्यों? क्योंकि सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेंपरेचर बढ़ाने से रिएक्शन अचानक फॉरवर्ड चलने लगी होगी। सर अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो मेरा दिल कहता है कि यहां पर जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस किसकी वजह से हैं? Addition of PCl5. This is because of addition of PCl5. And at temperature T2, the changes are due to, आप जैसे इस पॉइंट पर पहुंचे, तीनों लोगों की कंसंट्रेशन डिप कर रही है। यह तभी हो सकता है जब आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो Q की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। अब ये PCl5 घट रहा है और ये दोनों बढ़, लेकिन कब? जब ये गिरे तब। इसका मतलब ये हुआ टेंपरेचर का चेंज नहीं है, ये पहले ये गिरे, इसका मतलब ये हुआ आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया। क्लियर है ये वाली बात? और जब आप इस पॉइंट पर पहुंचे तो इस पॉइंट पर बिना कुछ किए इक्विलिब्रियम बना था, बिना कुछ किए ये और गिरने लगा और ये दोनों उठने लगे। सर इसका मतलब बिना कुछ किए रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है। ये तो सर टेंपरेचर का इंक्रीमेंट है। दिस इज इंक्रीज इन टेंपरेचर। क्या ये खूबसूरत बात सब लोगों के समझ में आई? आराम से समझो। हाँ, प्रणव कह रहा है आयनिक पढ़ा दीजिए। अबे जब तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा तुम आयनिक चक्कर में कहां पढ़ो प्रणव? इतना इंपॉर्टेंट, इतना खूबसूरत सवाल बना रहा आदमी, देखिए कितना खूबसूरत डायग्राम बनाया, तुम्हें आयनिक की पढ़ी है। अबे आयनिक से शुरू होगा तो बैंड बजने लगेगी। समझो बात को, हमें बहुत अच्छा लगता है वो चैप्टर। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना, तुम चीजों को रिवाइज करना। मैं तुम्हें रिवाइज करने के लिए लो तुम हमारे सामने रिवाइज कर लो। मुझे कोई सोच के बता दे इन तीनों टाइम पर मैंने क्या किया। दिस इज टाइम T1, दिस इज टाइम T2 एंड दिस इज टाइम T3। कोई सोच के जवाब दे दे कि इन तीनों टाइम पर मैंने क्या किया। व्हाट इज देयर एट टाइम T1, T2 एंड T3। ये इक्विलिब्रियम तुम्हारे सामने है। CO गैस प्लस O2 गैस गिव CO2 गैस। ये आपके सामने। तो सबसे पहले सर हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्सप्रेशन बनेगा C/V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A/V का स्क्वायर इंटू B/V। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्सप्रेशन बनेगा C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B इंटू V। V ऊपर आएगा ना? हाँ, V ऊपर आ जाए तो C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B इंटू V। सर ये एक्सप्रेशन। अब पहले वाले केस में क्या हुआ आप देखिए जरा।
सर पहले वाले केस में तीनों लोगों पहले इक्विलिब्रियम पे थे, फिर तीनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है? सर तीनों की कॉन्सेंट्रेशन तभी बढ़ती है जब वॉल्यूम घटे, और वॉल्यूम तब घटता है जब प्रेशर बढ़े। यानी ये तो सीधी सी बात है सर, खूबसूरत, मजा आ गया सर। इस टाइम पर तो तुमने प्रेशर को इंक्रीज किया, इसमें कोई शक नहीं है, प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा। और प्रेशर इंक्रीज होते ही क्या होगा सर? वॉल्यूम तो गिर जाएगा। वॉल्यूम गिर जाएगा तो क्यू कम हो जाएगा। क्यू कम हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। सर इसका मतलब यह हुआ सर, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है तो CO2 का अमाउंट बढ़ना चाहिए और इन दोनों का अमाउंट घटना चाहिए। चेक करो जरा, ऐसा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है सर। CO2 का अमाउंट तो बढ़ रहा है सर, ये देखिए नीला पेन है सर, CO2 का अमाउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों का अमाउंट गिर रहा है। देख रहे हो सर, इन दोनों का अमाउंट गिर रहा है, ये देखिए सर, और इस वाले का अमाउंट भी गिर रहा है, ये देखिए। क्लियर है ये? अब आपने इक्विलिब्रियम फिर से अटेन कर लिया। अब आपने क्या किया सर? इस जगह पर ऐसा लगता है कि अचानक जो है CO2 का कंसंट्रेशन गिरा है, लेकिन इन दोनों का नहीं गिरा है, अचानक इसका गिरा है, उसी टाइम पर गिरा है। सर उसी टाइम पर CO2 कैसे गिर सकती है? सर CO2 को बाहर निकाल लिया होगा सर, यहां डब्बे में छेद करके CO2 को बाहर निकाल लिया होगा, यानी यहां पर CO2 का अमाउंट आपने कम किया। यानी सिर्फ CO2 का अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने CO2 को कम किया है। तो यानी इस पॉइंट पर क्या हुआ होगा? इस पॉइंट पर डिक्रीज इन द मोल्स ऑफ CO2, CO2 के मोल्स डिक्रीज हुए। क्लियर है? एक्सप्रेशन कैसे आया? अभी तक तुम एक्सप्रेशन में ही पढ़े हुए हो, बताइए। अरे इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब कंसंट्रेशन की रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे? जैसे के का एक्सप्रेशन होता था, क्या है एक्सप्रेशन? CO का स्क्वायर, नहीं ये CO2 का स्क्वायर, CO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। और कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स बाय वॉल्यूम। CO2 के मोल्स कितने माने तुमने इक्विलिब्रियम पर? C, तो यह आ जाएगा C बाई V का स्क्वायर अपॉन A बाई V का स्क्वायर इंटू B बाई V। ये एक्सप्रेशन आ गया। सॉल्व करेंगे तो C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B, एक V का टर्म ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, ये एक्सप्रेशन। समझ में आया ना? ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या हो रहा है सर? इसके बाद फिर से अब अच्छा एक सेकेंड, CO2 का अमाउंट एकदम से गिरा, तो सर CO2 का अमाउंट अगर गिरता है तो इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? देख लीजिए यहां पर CO2 कौन सा है मेरा? C। अगर C का अमाउंट गिरेगा तो सर Q गिरेगा। Q गिरा तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाएगा तो इसका मतलब CO2 बढ़ेगा और ये दोनों फिर गिरेंगे। देखिए आप, CO2 बढ़ेगा, दिख रहा है CO2 का बढ़ना सर, ये देखिए CO2 बढ़ेगा और ये दोनों फिर गिरेंगे, ये दोनों फिर गिर रहे हैं, देख लीजिए सर, ये दोनों फिर गिर रहा है, ये गिरा और ये भी गिरा, ये दोनों गिर रहे हैं सर, ये देखिए। समझ में आए? अब क्या किया सर? अब देखते क्या हुआ सर। अब ये तीनों लोग इसी पॉइंट पर, तीनों लोग क्या कर रहे हैं? इसी पॉइंट पर CO2 गिरा और ये दोनों बढ़े, CO2 गिरा, ये दोनों बढ़े, इसका मतलब क्या हुआ सर? रिएक्शन बैकवर्ड गई। इसी पॉइंट पर ये रिएक्शन बैकवर्ड, बिना कुछ किए बैकवर्ड। ये तो तभी हो सकता है सर जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेंपरेचर बढ़ाया जाए। दिख रहा है ये सर, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर ऑफ एक्सो, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। व्हाई? क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर ऑफ एक्सो, के जमीन पर पड़ा होता है, रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। इसका मतलब यह हुआ सर, इस पॉइंट पर तो आपने टेंपरेचर इंक्रीज किया है, इस पॉइंट पर तो आपने टेंपरेचर इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेंपरेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड चलती है। यानी एंडो होता, टेंपरेचर बढ़ता, ये मैंने लिखवा रखा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती। एक्सो होता, टेंपरेचर बढ़ता, रिएक्शन बैकवर्ड जाती। और क्योंकि सवाल में बताया है कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो मुझे साफ समझ में आता है कि इस जगह पर आपने टेंपरेचर बढ़ाया, यानी साफ दिखाई देता है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की गई है, प्रेशर बढ़ाया गया है, और थर्ड केस में टेंपरेचर को इंक्रीज किया गया है। क्या यह समझ में आया? तो इसको भी एक खूबसूरत 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 बात मानकर इसको भी ध्यान रखते हैं।
देखो, जो मुझे लगता है ना, मुझे जो लगता है मैं तुम्हें अपने दिल से बताऊं, मुझे ये लगता है कि जो बच्चे इस टाइम क्लास कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे सीरियस है ना। कुछ एक आध ऐसे हैं जो बेचारे क्लास तो कर रहे हैं लेकिन शायद पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं आ रही। उनसे मैं ये कहूंगा कि वो मस्त अपना एक बार इस लेक्चर को दोबारा देखें और फिर ये मान के चलें कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल को मेंस लेवल पर पूछने में आप कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है अगर ये सवाल मेंस पे आता है तो बहुत कम बच्चे सही कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये इंटरप्रिटेशन ही नहीं पता है कि इस तरह के कर्व्स को या ग्राफ्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाह रहा था कि इस तरह के ग्राफ्स के फॉर्म में भी ली चार्टले प्रिंसिपल पे सवाल दिया जा सकता है। एक बच्चा बहुत बुरी तरह से हंस रहा है कि मैंने ये बोला कि ज्यादातर बच्चे सीरियस रहते हैं। वो बच्चा बहुत बुरी तरह से हंस रहा है, वो सोच रहा है साला कैसे सर को बेवकूफ बना दिया मैंने, है मुझे सीरियस कह रहे हैं। तो वही है कि कुछ बच्चे इस तरह के होने भी चाहिए, है ना, जो खुद भी हंसे और हमें भी हंसाएं, है ना। तो लेकिन फिर भी यही बोलूंगा मैं कि इसको समझा जा सकता है, इसको किया जा सकता है। तो सब लोग जो है एक बार इत्मीनान से इसको आज समझ के देखेंगे। जिनको नहीं भी आ रहा है वो एक बार रिवाइज करके देखते हैं, उनको आ जाएगा समझ में, मुश्किल कुछ नहीं। ये समझ लो एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है। आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा। उसी टाइम पर बढ़ना, उसी टाइम पर बढ़ने का मतलब तो एक ही होता है, कंसंट्रेशन तभी बढ़ सकती है जब वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम तब कम होता है जब प्रेशर बढ़ता है। तो यानी यहां प्रेशर बढ़ा होगा, फिर आपका प्रेशर बढ़ा तो ये अब क्या होगा, जब बढ़ा तो रिएक्शन अब आगे पीछे भागेगी। तो पता ये चला कि भाई रिएक्शन जो है, अगर आपने वॉल्यूम को घटाया है, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम को घटाया है, तो हमारा इक्विलिब्रियम बताता है वॉल्यूम के घटने से क्यू घट जाएगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड चलना चाहिए। फॉरवर्ड तब चलेगी जब CO2 बढ़ेगा, ये दोनों घटेंगे। देख लीजिए आप, CO2 बढ़ रहा है और ये दोनों गिर रहे हैं, ये देखिए गिर रहे। फिर इक्विलिब्रियम आ गया थोड़ी देर बाद, फिर आपने कुछ बदतमीजी की, फिर इक्विलिब्रियम आ गया थोड़ी देर बाद। तो आपको थोड़ा सा समझना है, अगर आप समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाए। एक्सो के लिए बता दीजिए, एक्सो के लिए बताया तो बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो के बहुत गिर जाता है। तुम याद ही नहीं करते यार बातों को। एंडोथर्मिक का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो के छत पर होगा, और एक्सो का टेम्परेचर बढ़ेगा तो के जमीन पर होगा, और जब के जमीन पर है तो रिएक्शन को तो बैकवर्ड आना ही पड़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक सवाल है। अब देखो, सवाल से पहले मैं चाह रहा हूं कि इस सवाल तो हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। मैं चाह रहा हूं कि हम इस सवाल को कर लेंगे डिस्कस। मैं चाह रहा हूं कि मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फिर से आ जाऊं, एंड दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। 2 मिनट का काम है, मैं इसको निपटाना चाहता हूं फटाफट एकदम। फॉर एनी हेट्रोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम, जो जरूरी पॉइंट है वो है फिजिकल इक्विलिब्रियम का। और जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? जो फेजेस के बीच में बनता है, यानी इक्विलिब्रियम इन बिटवीन डिफरेंट फेजेस, यानी जो डिफरेंट फेजेस के बीच में बने या डिफरेंट एलोट्रॉप्स के बीच में बने। एक ऐसा फिजिकल इक्विलिब्रियम जो कि केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ फेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन है या एलोट्रॉप्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी बिटवीन जो हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम है, दिस इज इन बिटवीन फेजेस और एलोट्रॉप्स। समझिए बात को, फेजेस और एलोट्रॉप्स के बीच में बनने वाला। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, वो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए H2O का एक फेज होता है सॉलिड और H2O का एक फेज होता है मान लीजिए लिक्विड। सो दिस इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तुम समझ ही रहोगे बात को कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। दिस इज सिंपल अ फिजिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन द फेजेस ऑफ वाटर, बिटवीन द फेजेस ऑफ H2O। एक H2O का फेज पत्थर है, मतलब आइस है, एंड और एक लिक्विड। ठीक, इस तरह के फिजिकल इक्विलिब्रियम्स के लिए भी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद करनी है, और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत बात है। और वो ये है, इस तरह के फिजिकल इक्विलिब्रियम्स या एलोट्रॉप्स के बीच में बनने वाले जो इक्विलिब्रियम्स होते हैं जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इस तरह के फिजिकल इक्विलिब्रियम्स के लिए बोला जाता है कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, द इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर डेंसिटी इज मोर। मैं बता नहीं सकता कि ये पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी अगर बात मानते हो तो सब लोग इस बात को जरूर याद रखेंगे। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। सब लोग इस बात को याद करने की कोशिश करें। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। देखिए आपके सामने ये है, ठीक। अब आप खुद देख लीजिए कि ये है हमारा आइस, सब लोग समझ रहे होंगे सॉलिड पानी इज आइस, एंड दिस इज लिक्विड वाटर, है ना। दिस इज आइस वाटर इक्विलिब्रियम या आइस वाटर इक्विलिब्रियम।
आइस वाटर इक्विलिब्रियम का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो। अब कुछ लोग ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस तरफ क्यों जाता है जहां डेंसिटी ज्यादा है। तो देखो मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं, हालांकि जरूरी नहीं है, तुम अगर इस बात को याद करोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो पूरा जो सिस्टम है, ये आइस वाटर का जो सिस्टम, ये दबने लगता है। ये आइस वाटर का जो इक्विलिब्रियम है वो दबता है। अब तुम्हें पता है ली चैटली प्रिंसिपल क्या कहता है। ली चैटली प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो करेंगे मैं उसका उल्टा करूंगा। तो जब इसके सर पर प्रेशर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम उस तरफ भागने की कोशिश करता है जहां डेंसिटी ज्यादा है। उससे क्या होगा, जहां डेंसिटी ज्यादा है, अगर इक्विलिब्रियम उस तरफ गया तो डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, वो श्रिंक करेगा। श्रिंक करने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। आप समझ रहे हैं, आपने प्रेशर बढ़ाकर वॉल्यूम को दबाने की कोशिश की, वो डेंसिटी बढ़ाकर अपनी प्रेशर को डिक्रीज रिलीज करने की कोशिश करेगा। यानी इक्विलिब्रियम हमेशा उस तरफ भागेगा जहां डेंसिटी बढ़ रही है फॉर एनी फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब साफ दिखाई देता है कि अगर आपने इस सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज किया, दिस इज आइस, ये हमारा पहला केस ले लेते हैं, दिस इज केस 1। ये आइस वाटर इक्विलिब्रियम है और आइस वाटर इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर साफ दिखाई देता है कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की तो क्या होगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ भागेगा जहां डेंसिटी ज्यादा है, और तुम सब जानते हो डेंसिटी आइस की कम होती है, वाटर की ज्यादा होती है। यानी मोर आइस मेल्ट्स। कुछ समझे, यानी ज्यादा से ज्यादा आइस मेल्ट करने लगेगी क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा। क्लियर है ये वाली बात, सबको समझ में आ रहा है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है जिसकी वजह से। इसी तरह से अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये तो ठीक है सर, इसमें क्या नया है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सर दुनिया जानती है आइस और वाटर के इक्विलिब्रियम का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और वो लॉजिकल है। आइस वाटर इक्विलिब्रियम इज एंडोथर्मिक, आइस का पिघलना इज एंडोथर्मिक। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा सर, एंडोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोर आइस मेल्ट्स। बिल्कुल ठीक है सर, ये टेम्परेचर वाला इशू नहीं है सर, इशू प्रेशर का था। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम का प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा। तो आज मेरे ख्याल से सब लोगों को बात समझ में आएगी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ मूव करेगा जहां डेंसिटी बढ़ रही। तो एक केस हमारा आइस वाटर इक्विलिब्रियम है, एक केस आपका और बना लेते हैं, एक केस हमारा मान लीजिए केस 2 ले लेते हैं। केस 2 हमारा वाटर वेपर इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, दैट इज वेपर हो गई हमारी। यानी ये वाटर है और ये हमारा वेपर है। तो वाटर और वेपर का इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। जल्दी से सोच के बताओ एक बात, अगर सबसे पहले बताओ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच पॉजिटिव या निगेटिव, सर आप ही ने लिख दिया डेल्टा एच पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि लिक्विड से गैस कन्वर्जन इज पक्का एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए प्रेशर को बढ़ाने से क्या हो। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बिल्कुल साफ समझ में आता है, प्रेशर को इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जहां डेंसिटी ज्यादा है। पानी की डेंसिटी मैंने सुना है वेपर से ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब है वेपर वाटर में कन्वर्ट होगी। मोर वेपर नहीं, मोर वाटर विल फॉर्म। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पानी, लिक्विड पानी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ H2O वेपर। बताओ समझे मेरी बात को। और इसी में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा। सर टेम्परेचर वाली बात कोई पुरानी, ये तो कोई पुरानी बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर पानी ज्यादा उड़ेगा, तो इसका मतलब मोर वेपर फॉर्म। कुछ समझ में आई बात, सबको ये बात समझ में आ गई। तीसरा केस और बनाया जा सकता है। तीसरा केस क्या बनाया जा सकता है, कार्बन और ग्रेफाइट और डायमंड का इक्विलिब्रियम। तो जल्दी से ये भी लिख सकते हैं, केस 3 भी बना सकते हैं। ग्रेफाइट कार्बन ग्रेफाइट ले सकते हैं और कार्बन के डायमंड के साथ इसका इक्विलिब्रियम बना सकते हैं, कार्बन डायमंड। और सीधी सी बात है, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल एलोट्रॉप, सो दिस विल बी अगेन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, बहुत थोड़ी सी एनर्जी के साथ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और ये हमें सब सवाल में प्रोवाइड होगा। ठीक, तो ग्रेफाइट डायमंड का इक्विलिब्रियम तुम याद कर लो। ग्रेफाइट डायमंड के इक्विलिब्रियम में ग्रेफाइट और डायमंड एक कन्वर्जन, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब जरा जल्दी से बताओ प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा।
सर अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस तरफ मूव करेगा जहां डेंसिटी ज्यादा है। दुनिया जानती है सर डायमंड बहुत डेंस होता है। सर ग्रेफाइट की तो हल्की हल्की लेयर्स होती हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ फिसलती रहती हैं। सर छोड़िए बात को, सर ज्यादा डेंस डायमंड है। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स डायमंड, मोर डायमंड विल फॉर्म, मोर डायमंड विल फॉर्म। और कहीं आपने टेम्परेचर की बात कर ली तो ये तो सर पुरानी कहानी है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, मोर डायमंड विल फॉर्म, मोर डायमंड विल फॉर्म। समझे मेरी बात को? यानी और ये सारी दुनिया जानती है सर, कब कोयला जमीन के बहुत नीचे जाके डायमंड बनाता है सर, सर बहुत नीचे होता है, जमीन के नीचे तमाम गर्मी होती है और तमाम प्रेशर होता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर आपको डायमंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो यहां दिखाई दे रहा है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आपको डायमंड ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आया भाई? हाँ डायमंड बनाते हैं, लक्ष्य कह रहे हैं चलिए सर डायमंड बनाते हैं। लक्ष्य प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ बात को? सबको समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फटाफट। नेक्स्ट तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये ली चार्टले प्रिंसिपल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहां तक कवर होता है। चलिए सर अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और छोटे से पॉइंट पर, एंड दैट इज वेपर डेंसिटी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ क्या रिश्ता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार जल्दी से और ये एक यूनिक सा टॉपिक है, तो जनरली बच्चों को पता ही नहीं रहता, तो वो इस तरह के सवाल समझ ही नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है। तो हम सिर्फ एक बात करना चाह रहे हैं, वेपर डेंसिटी के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या रिश्ता है। ऐसी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए गैस डिसोसिएट कर रही है एनबी गैसेस में, यानी बहुत सारी गैसेस में एक गैस टूट रही। ठीक, अब अगर ऐसा है तो हो क्या रहा होगा? देखिए ऐसा है कि आप समझिए, अब अगर मैं कोई भी एक गैस लेके आता हूं, मान लीजिए PCl5 ले आया, तो जो PCl5 है उसका अपना एक वेपर डेंसिटी है। हम सारी दुनिया जानती है सर, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 से निकाली जाती है, और PCl5 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो फिक्स होता है, तो उसकी वेपर डेंसिटी भी फिक्स होती है। लेकिन अगर मैं PCl5 को बर्तन में बंद कर दूं और ऊपर से ये आवाज लगाऊं, हां भाई तुम्हारी वेपर डेंसिटी कितनी है, तो जो उसका जवाब निकल के आता है वो हैरान कर देता है। हमने कहा मतलब, कह रहा यार डब्बे में PCl5 डाला था। हाँ, तो जब डब्बे में PCl5 डाला था तो उस डब्बे की जो वेपर डेंसिटी है वो PCl5 के मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 से निकल के आनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो कुछ और आ रही है। हमने कहा ये कैसे हो सकता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो PCl5 टूटकर इक्विलिब्रियम बना लेता है PCl3 और Cl2 के साथ, और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको 2 से डिवाइड करके जो वेपर डेंसिटी आती है वो आवाज आपके कानों तक पहुंचती। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कई बार ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बर्तन में डाला PCl5, आपके हिसाब से वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय 2 से निकल के आनी चाहिए। दिस इज थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। समझिए ये थ्योरेटिकल है, आपको क्या पता कि वो अंदर जाने के बाद क्या कर रहा है। पता चला PCl5 डब्बे में गया और वो इक्विलिब्रियम बना के बैठा हुआ है, किसके साथ? PCl3 और Cl2। अब अंदर से आवाज आ रही है वेपर डेंसिटी हमारी इतनी है, हम सोच रहे हैं वेपर डेंसिटी इतनी होनी चाहिए। ये कौन सी वेपर डेंसिटी है? दैट इज द वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। यानी उस इक्विलिब्रियम पर जो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है वो आवाज मुझे सुनाई देती है, जबकि थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी तो मुझे पहले से पता होती। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी को यूज करके और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी को यूज करके आप किसी भी डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? क्या बकरा PCl5 खाता है? देखिए ये हम सोच रहे हैं चैट ही बंद कर दें। समझ रहे हो बात को? यानी ये होने जा रहा है कि आपने ए गैस को बर्तन में डाला, आपके हिसाब से इसकी जो वेपर डेंसिटी आनी चाहिए वो आनी चाहिए कैपिटल D, ये वेपर डेंसिटी आनी चाहिए। लेकिन इसने जो आवाज लगाई, इसने कहा मेरी वेपर डेंसिटी है, बस यही गड़बड़ हो गई। हमने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। कह रहा झूठ नहीं बोल रहे, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारी वेपर डेंसिटी है, क्योंकि ये जो वेपर डेंसिटी अपनी बताएगा वो इस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 से निकल के आई, एंड दैट इज ऑब्जर्व्ड। और आपने बर्तन में सिर्फ किसको बंद किया था? ए को, तो आपके हिसाब से इसकी वेपर डेंसिटी डी होनी चाहिए। एक्चुअली जो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी है वो स्मॉल डी है। इन कैपिटल डी और स्मॉल डी को यूज करके मैं इस ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं। समझो बात को, कैसे करना है वो देखते हैं। दिस अभी मैं लिखता हूं जरा, इसके मैं इनिशियल मोल्स इसके 0 होंगे। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो दिस विल बी C1 माइनस अल्फा, याद है ये वाली बात।
अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी 1 में से अल्फा टूटेगा तो C में से C अल्फा टूटेगा, तो बचेगा कितना? C माइनस C अल्फा। सो दिस इज C1 माइनस अल्फा। ये कितना बनेगा? एक के टूटने से n बनता है, तो C अल्फा के टूटने से NC अल्फा बनेगा। ये हमारे इक्विलिब्रियम के मोल्स होंगे। ठीक, अब ये बताइए जरा, इनिशियल मोल्स कितने हैं? इनिशियल मोल्स कितने हैं? इनिशियल मोल्स हमारे A हैं, और इक्विलिब्रियम के मोल्स कितने हैं? इक्विलिब्रियम के मोल्स हमारे हैं C। इक्विलिब्रियम के जो मोल्स हैं हमारे वो है C1 माइनस अल्फा प्लस NC अल्फा। थोड़ा सही से जोड़ते हैं, C1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। ये मेरे इक्विलिब्रियम के मोल्स। ठीक है, अच्छा अब बिल्कुल यूनिक सी बात करने जा रहे हैं। किताबों में न जाने कितने गंदे तरीके से प्रूफ करके दिखाते हैं, हम तुम्हें बहुत आसानी तरीके से प्रूफ करके दिखाते हैं। ये बात हम सब जानते हैं, किसी भी गैस की जो डेंसिटी होती है वो PM/RT से निकाली जाती है। याद है तुम लोगों को, गैस की डेंसिटी PM/RT से निकाली जाती है। तो उस गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ρRT/P से निकाला जाता होगा। जिसमें जो प्रेशर है उसको आप लिख सकते हैं nRT/V। जरा समझना, प्रेशर को लिख दिया nRT/V। हुआ क्या सर, ये RT और RT कैंसिल हो गया, दिस इज ρV/N। सो द मॉलिक्यूलर वेट इज ρV/N। सो वेपर डेंसिटी इज व्हाट? वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, तो ये आ जाएगा ρV/2N। ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ ये बताने के लिए कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ इनवर्स रिश्ता रखती है, बस ये बताना था। यानी इस रिलेशन से ये बात समझ में आती है कि वेपर डेंसिटी जो होती है, किसी भी इंस्टेंट पर जो वेपर डेंसिटी होगी वो उस बर्तन के मोल्स के साथ इनवर्स रिश्ता रखेगी। मोल्स बढ़ेंगे वेपर डेंसिटी घटेगी, मोल्स घटेंगे वेपर डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर है यहां तक? सबको यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर वेपर डेंसिटी और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन आपको समझ में आ गया जो कि इनवर्स है, तो फिर तो यह बात बड़ी आसान हो गई। ये लीजिए सर, डेरिवेशन खत्म। वेपर डेंसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, क्योंकि इनवर्स रिश्ता है, इनिशियल इक्विलिब्रियम मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मोल्स इनिशियल। बात समझे? मोल्स इनिशियल। वेपर डेंसिटी इनिशियल कितनी मानी मैंने? कैपिटल डी। इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी स्मॉल डी मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम के मोल्स कितने हैं? C1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। इनिशियल मोल्स कितने हैं? C। सर C से C कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। साफ दिखाई देता है सर, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी D माइनस D अपॉन D N माइनस 1। यह है सर मेरा वो फॉर्मूला जो किताबों में दिखा जाता है और मुझे काफी घबराहट भी होती है। जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो मेरा कैपिटल डी है, इसको बिल्कुल नोट करते हैं। कैपिटल डी जो है मेरा, वो क्या है? कैपिटल डी इज इनिशियल वेपर डेंसिटी। इनिशियल वेपर डेंसिटी, जिसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। और दिस इज माय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, जिसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। यानी कैपिटल डी और स्मॉल डी में कैपिटल डी मेरा थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी है, जो मुझे पहले से पता थी, मॉलिक्यूलर वेट ए का निकालकर 2 से डिवाइड कर दूंगा, और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम पर सवाल में दे दी जाएगी। यानी कैपिटल डी हमें पता है, स्मॉल डी सवाल में दे दिया जाएगा, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, एन की वैल्यू रखनी है, काम खत्म। समझो नहीं वंश, समझो बात को, मोल्स के बढ़ने से वेपर डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो टोटल मोल्स हैं, अगर वो कंटेनर के टोटल मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी पर फर्क पड़ रहा है। आप समझिए, क्योंकि वेपर डेंसिटी मोल्स पर डिपेंड नहीं करती, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे सिस्टम के मोल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो कम हो जाएगा। आप समझिए, यानी मोल्स तभी इंक्रीज करेंगे जब इधर के लोग ज्यादा बनने लगेंगे। इधर के लोग ज्यादा बनेंगे तो इसका मतलब इधर के लोगों का मॉलिक्यूलर वेट कम है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे में जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा, वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कम होगा जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाए।
सब लोग इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अदरवाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सब लोग इसके, और ये जो बकवास मैंने यहां पर की है, ये बकवास सिर्फ तुम्हें सिर्फ क्या याद दिलाने के लिए, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि वेपर डेंसिटी और मोल्स का इनवर्स रिश्ता है। यानी अगर मोल्स, आपको इनिशियल वेपर डेंसिटी को इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी के साथ डिवाइड करना है, तो आपको इक्विलिब्रियम के मोल्स को इनिशियल मोल्स से डिवाइड करना पड़ेगा, इनवर्स, आपका खट से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यानी एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को और तमीज से लिखूं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देता है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन, बल्कि इसको और तमीज से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल माइनस वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड इनटू n-1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड इनटू n-1। ये दोनों बातें सेम है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इनटू 2 होता है। ये दोनों बातें सेम, यानी जिस सवाल में आपको इक्विलिब्रियम दिया जा रहा है, उस इक्विलिब्रियम में अगर आपको ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी मिल जाए, तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी मुझे पहले से पता होती है, मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके निकाल लूंगा, एन की वैल्यू मुझे पता है, सीधे वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब आती है खूबसूरत बात, वो है एन की वैल्यू लोगों को पता ही नहीं होती, और यहां पर सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानकर इस खूबसूरत बात को जरूर मेंशन करेंगे कि जो एन की वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है। एन इज इक्वल टू गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। जनरली बच्चे सोचते हैं कि जो एन की वैल्यू होती है वो एन की वैल्यू ये होती है, जो यहां लिखा जाता है प्रोडक्ट साइड में ना, ये एन नहीं है। यहां पर जो एन आ रहा है ये एन नहीं है, ये एन बाय 1 है। 1 इसलिए क्योंकि मैंने यहां 1 लिखा है, अगर यहां 2 लिखा होता तो ये एन की जगह एन बाई 2 आता। आप समझिए बात को, और तुम डिराइव करके देख सकते हो, मैं तुम्हें डिराइव करा के दिखा सकता हूं, और जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो घर में एक बार मेरे कहने से इसको डिराइव करके देखेंगे। एक बार यहां 2a इज इक्वल टू एनबी लिख देना, और 2a इज इक्वल टू एनबी से यही फॉर्मुला डिराइव करना, तुम देखोगे एन की जगह एन बाई 2 आएगा। तुम करके देख लेना, या एन की जगह एन बाई 2 आएगा। यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी आप मुझे सवाल में दे दीजिएगा, एन की वैल्यू मुझे निकालनी आती है, सर एन की वैल्यू पुट करके आपको अल्फा कैलकुलेट करके बता दूंगा, बात खत्म। आप अल्फा दे दीजिए, मैं एन बता दूंगा, आप अल्फा दे देंगे तो मैं एम वेपर डेंसिटी बता दूंगा। जो भी अननोन है वो अननोन कैलकुलेट किया जा सकता है, और उसके लिए ये काम करना है। समझो, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे कि मेरे पास ये इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, 2a गैस डिसोसिएट्स इनटू B गैस प्लस 2D गैस, ठीक। ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू सपोज 50, और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 80। फाइंड आउट अल्फा, ये सवाल आ गया। बस आप समझ लीजिए लोगों की बैंड बजने वाली है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अल्फा को वेपर डेंसिटी से लिंक कैसे किया जाता है। तो जो बच्चा समझदार है वो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेगा, वो कहेगा देखिए ऐसा है, ये सब बकवास हटाइए, अल्फा की वैल्यू है वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल माइनस वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड इनटू n-1। ये मेरा फॉर्मूला है। क्या मुझे सवाल में थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी दे रखी है? हां सर, 80 दे रखी है। सो इट विल बी 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू n-1। बस खत्म हो गए लोग, क्योंकि लोगों ने तो n इसको सोचा था कि यहां पर जो लिखा है वो n होता है ना, n इज द सम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, यानी एक में से कितना टूटा, दैट इज n। यहां 3 मोल बन रहे हैं 2 की वजह से, तो n की वैल्यू होगी 3/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट अल्फा मुझे नहीं पता कितना निकल के आएगा, गलत आएगा सही आएगा जो भी आएगा, इट इज 30 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1/2, यानी 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50। ये तो कुछ गलत आ गया, गलत इसलिए आ गया क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये गलत हो गया, मतलब डेटा मैंने अपने मन से ले रखा था, तो इसकी वजह से गलत हो गया। ये तुम्हारे एग्जाम में जो सवाल आएगा वो सही आएगा।
मतलब समझ लो बात को। कुछ लोग तो आंसर भी सही लिख के बता रहे हैं 6/5। अबे 6/5 नहीं आ सकता ना, अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होती है हमेशा। बात समझ लो। तो यहां गलती हो गई हमसे, 1 से छोटी बना देते हैं यार, ऐसी की तैसी। लो हम बनाते हैं अभी 1 से छोटी लाने के लिए यहां 50 मत करो, यहां 60 कर दो, तो शायद 1 से छोटी आ जाएगी। एक बार करके देख लेते हैं। यहां 60 कर देते हैं, ये 60 कर देते हैं। तो यहां 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंजेस क्या क्या हो जाएंगे। चेंजेस करते हैं तो यहां आ जाएगा आपका 60 और यहां पर भी आ जाएगा 60। तो अब सॉल्व करो, 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60। अब कितना आएगा भाई, 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60। अब जरा बताओ कितना आएगा। 20 आ जाएगा और 40/60। अब सही है। सो दिस विल बी 2/3। नाउ द अल्फा इज 2/3। अब सही, मतलब ओ तुम समझ रहे हो बात को। अरे भाई अब उम्र हो गई है, नहीं इतना ध्यान दिया होगा तो गलती कर दी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं मतलब क्या है सवाल का। यार अभी भी आंसर गलत आ रहा है, अभी भी गलती आ रहा है। 20/60 और ये 1/2 पर 40/60 आएगा ना, तो 2/3 आना चाहिए। गजब लल्लू आदमी हो। कोई आदमी 4/5 बता रहा है। आज जो भी है यार, आंसर हमेशा सही आएगा। तो एग्जाम में जो सवाल आएगा वो तुम्हें ध्यान देना। एक कह रहा सर आप भी हमारे जैसे लल्लू हैं। हाँ गलती होती है, गलतियां तो होती। अब इसी पे जो है आपका इस वाले इक्वेशन पर हमसे सवाल वाल पूछे जा सकते हैं। कुछ भी करके सवाल बना देगा इस इक्वेशन पर। कोई ग्राफ के ऊपर सवाल बना देगा कि अल्फा के साथ डी का ग्राफ क्या है, अल्फा के साथ कैपिटल डी का ग्राफ क्या है। कुछ भी करके सवाल बना सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो है अब चीजें जो है वो आसान है, अब ये मुश्किल नहीं। एक आदमी कह रहा है सर डाउट देख लीजिए, लीजिए डाउट देख लेते हैं। किंग ऑफ पीसी, थैंक यू सो मच। फैजल सर ओपी हमारे सब्जेक्ट में हमारी मर्जी है। सर इसका मतलब हम पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बनता जा रहा है और हम सब डायमंड बनते जा रहे हैं। शाबाश। बस थोड़ा सा और बेटा, थोड़ा सा और, मतलब समझ मजा आ जाएगा। घर वाले बेच खाएंगे तुम्हें, समझ रहे हो बात को। सर आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। हाँ इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। सिर्फ डेरिवेशन एक बार इसलिए करा दिया ताकि तुम्हें एक्चुअली पता चले कि एन की वैल्यू क्या है। मैं अभी एक सवाल देता हूं, तुम घर में एन की वैल्यू निकालना। अब स्पैमर वर्सेस अपडेट हो गया है। अच्छा ये तो वांट ऑफ फैक्टर डिग्री ऑफ डिसीजन, बिल्कुल सही है सर। स्मॉल डी कैसे निकालें, स्मॉल डी वो सवाल में देगा। गजब लल्लू आदमी हो, कैपिटल डी तो निकाल लोगे। कैपिटल डी इज थ्योरेटिकल, तो जो भी आदमी डब्बे में डाला उसके तो मॉलिक्यूलर वेट पहचान लोगे, उसको 2 से डिवाइड कर देना। और एक सवाल अभी दे देते हैं। आज सुबह से मेरे बकरा घास खाने गया है। वेपर डेंसिटी सच में नहीं पता है मुझे। आयनिक इक्विलिब्रियम कब शुरू होगा। ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम के पीछे परेशान। चलिए ठीक, ये वाली बात सबके समझ में आ गई। एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूं, घर में इसको करेंगे। ये होमवर्क, ये होमवर्क ठीक है, इसको होमवर्क समझ लेते हैं। चलिए एक आध सवाल और ले लेते हैं। अब ये सवाल भी होमवर्क दिया गया था, मैं इसको आज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसका आंसर तुम्हें बता रहा हूं। KP1 की जो वैल्यू है ये 1/20 P0 स्क्वायर आएगी, और जो KP2 की वैल्यू है वो 3/20 P0 स्क्वायर आएगी। तो मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन मैं इसको करके तुम्हें दिखा दूंगा कि एक एक आइडिया तुम्हें दे दूंगा, तुम इसको जरूर कर लेना। तो जिसने भी इसको किया है वो कर लेगा इसको। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। और उस आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं तुम्हें बता दूं कि हम क्या चीज तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आयनिक इक्विलिब्रियम जो होगा इसके पोर्शंस तुम्हें बता दें कि आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या पोर्शंस हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या पोर्शंस आएंगे तो मैं तुम्हें बता देता हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम के कुल मिला के अगर आप पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आएगा पीएच कैलकुलेशंस का। अब पीएच कैलकुलेशन में हम कोशिश करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच कैसे निकाली जाती है, वीक एसिड की पीएच कैसे निकाली जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर की पीएच कैसे निकाली जाती है, वीक एसिड्स के मिक्सचर की पीएच कैसे निकाली जाती है, डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक वीक एसिड्स की पीएच कैसे निकाली जाती है। और बिल्कुल यही वजह बेस की, सब सेम चीजें, तो यही चीज बेस की हो जाएगी। ठीक, दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। बहुत सारे सवाल इस पे पूछे जाते हैं, एंड द सेकंड पॉइंट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।
बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसके अंदर हम एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, एनाइनिक कैटाइनिक बोथ हाइड्रोलिसिस, एम्फीप्रोटिक एनाइंस की हाइड्रोलिसिस, पॉलीप्रोटिक एनाइंस की हाइड्रोलिसिस, हम सर काफी बातें करेंगे सर, मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है। तीसरी जो बातें होंगी इसके अंदर वो होंगी बफर सॉल्यूशंस की, यानी तीसरी कहानी होगी बफर सॉल्यूशंस के पीएच कैलकुलेशंस की, बहुत मजा आएगा। जो चौथी बात निकल के आती है वो है सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की। सर सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। किसी भी तरह के सॉल्ट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, चाहे वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में निकालेंगे, एसिडिक बफर में निकालेंगे, बेसिक बफर में निकालेंगे, कॉमन आयन के अंदर निकालेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन जब वो करता है तब निकालेंगे। सर बवाल मचा देंगे सर, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, कमाल कर देंगे ठीक इसके अंदर। और चौथी पांचवी बात, अगर तुम यहां तक जिंदा रहे, बात समझ रहे हो, अगर तुम इन टॉपिक्स को करते करते यहां तक जिंदा रहे, तो पांचवी बात, हम टाइट्रेशन कर्व भी कर लेंगे। टाइट्रेशन कर्व्स, ये आयनिक का एक सिलेबस है जो बनाया गया है मैंने। मुझे ऐसा लगता है इन पांच बातों को करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसके लिए आदमी को बहुत मजबूत होना चाहिए, मुश्किल कुछ भी नहीं, लेकिन उसके अंदर हिम्मत और धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ये तुम्हारे जैसे नहीं है सर, छुट्टी हो गई सर और घंटी बजा देंगे सर, टाइम हो गया सर, नींद आ रही है सर, अब भूखे मर गए सर। देखो ऐसा, ये मेरी गलती नहीं है कि मेरी क्लास चौथी होती है। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है कि ये मेरी चौथी क्लास होती है। ठीक, ये है, कोई तो होता मेरी जगह, कोई तो होता। तुम अब सर वो अलग बात है सर, कोई और अच्छा आदमी होता, मास्टर होता, तो हम जाग रहे होते। आपके साथ जब क्लास करते हैं तो सर नींद आती है, लेकिन यार कोई तो होगा जो जाग रहा है। एक इंसान तो ऐसा होगा जिसको हमारी बातें कुछ समझ में आती होंगी, वो एक इंसान को देखकर ही पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे बात को? बाकी तुम्हें नींद आती है ऐसी तैसी, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, अच्छा, अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि शुरुआत कुछ ऐसे करनी है हमें, तो इसके एनसीईआरटी के शुरू के एक दो पेजेस में कुछ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स की डेफिनेशन, लुइस एसिड लुइस बेस की डेफिनेशन, आर्हेनियस एसिड आर्हेनियस बेस की डेफिनेशन वो दी जाती। ठीक, मैं बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, हालांकि मैं लिख के लाया हूं, मैं आपको वो लिख के आज ही दे दूंगा। आप चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ये इतना काम आपको खुद से करना होगा। हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहां से, और ये काम तो आज हम करेंगे। तो जिसको जाना है वो जा सकता है। अभी मेरे पास कम से कम मेरे हिसाब से 20 मिनट हैं, तो मैं 20 मिनट तसल्ली से इस चीज को देने जा रहा हूं। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जिसको जाना है वो जा सकता है। तो फौरन फौरन बुढ़िया बिस्तर बांधो और बिल्कुल समझ लो बात को। तो सब लोगों को प्रॉपर तरीका समझ में आ गया कि हम क्या करने चाह रहे हैं, है ना? सबको समझ में आ गया, क्योंकि मेरा मानना यह है फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे मुश्किल चैप्टरों में से एक चैप्टर हमारा मोल कॉन्सेप्ट 2 था, जो मुझे लगता है कि वो अच्छा चैप्टर है, क्योंकि उस पर बहुत तरह की वैरायटी बनाई जा सकती है। और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। कुछ लोग थर्मोडायनेमिक्स को भी मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं इसलिए उसको मुश्किल नहीं मान रहा हूं क्योंकि मेरे लेवल पर थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन जो 2 आता है वो इजी आता है। थर्मोडायनेमिक्स पर जो सवाल बनते हैं वो सवाल थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, जो कि फिजिक्स का पोर्शन माना जाता है। तो मेरे हिसाब से कोशिश की जाए, नहीं यार कोई छुट्टी नहीं, यार एक आध बच्चे छुट्टी का नाम ले रहे हैं, या तो वो स्पैमर हैं या बहुत मजबूर हैं। ऐसे लोगों से हम एक ही बात बोल सकते हैं, आप जा सकते हैं बेटा, मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि मेरी शक्ल देखो और मुझे भी सुखाओ और अपने आप को भी सुखो। समझ रहे बात को? तो अपना अपना जाइए और आप बाद में क्लास अटेंड करके देख लीजिएगा। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। चलिए ठीक है, बहुत आसान है और आसानी से शुरू करते हैं। जो पानी है, मान लीजिए मैंने ये एक बर्तन ले लिया और इस बर्तन में मान लीजिए पानी है। तो देखिए ऐसा है, ये कहने को पानी है, जबकि एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर डिसोसिएटेड फॉर्म में नजर आता है। अब मैं बिल्कुल सीधा इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं, कुछ जगहों पर इसको H3O+ और OH- लिखा जाता है। H+ इन वाटर इज एक्चुअली H3O+। बात समझ रहे हैं? तो आप उसे हाइड्रोनियम आयन बोले, जो आयन बोले, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं। वाटर एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, एट इनफैक्ट एट एनी टेंपरेचर, इट एग्जिस्ट एज दिस। लेकिन फर्क यह है कि इसका जो इक्विलिब्रियम,
ये इक्विलिब्रियम इतना कमजोर इक्विलिब्रियम है कि आप ये सोच रहे हैं कि सर ये जो आप पी रहे हैं ये H+ पी रहे हैं या OH- पी रहे हैं। ना 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 सर, ये इक्विलिब्रियम ज्यादातर बैकवर्ड डायरेक्शन में रहता है, यानी आप जो पी रहे हैं वो H2O ही पी रहे हैं। H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर है सर, ना के बराबर। इतना घटिया इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना घटिया है कि आप परेशान ना हो। H+ और OH- की कंसंट्रेशन इस बर्तन में नेग्लिजिबल। हमारी बात मेरी समझ में आ रही है? सबको ये बात समझ में आ रही है? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो पानी की जिसकी बात कर रहे हैं वो पानी किसी भी टेंपरेचर पर इस इक्विलिब्रियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो अलग बात है कि इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा, फॉरवर्ड ना के बराबर चलती है। यहां तक ठीक है? आप जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? जैसे मान लीजिए सर आपने H2O की बात बोली, तो ये जो H2O है ये किसी भी टेंपरेचर पर इस इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। हां, तो सर ये बताइए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस इक्विलिब्रियम में, इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो तुम सब जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप लिखते हैं तो इट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। H2O की कंसंट्रेशन हम कभी भी नहीं लिखते बिकॉज दिस इज प्योर लिक्विड। हम एक बार लिखेंगे जब हम H2O को प्योर लिक्विड ना मानकर एक एसिड मानेंगे। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। यानी बड़ी सीधी सी कहानी है सर, ये प्योर लिक्विड है सर, इसकी कंसंट्रेशन तो कहीं पर भी के एक्सप्रेशन में नहीं आएगी सर। दिस इज आयंस का मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाटर, सो दिस इज आयनिक प्रोडक्ट। इसको आयनिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। यानी पानी का जो आयनिक प्रोडक्ट है उस आयनिक प्रोडक्ट को के कहा जा रहा है। इसी के का आज आपके सामने एक नया नाम आएगा जिसको KW कहेंगे। So this KW is ions की concentration का multiplication at that particular temperature and that is also known as ionic product। सर लेकिन K तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होता है। हां बिल्कुल फिक्स होता है। अगर वो फिक्स है तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें यह बात पहले से पता है कि KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। इसका मतलब यह हुआ सर, अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रूम टेंपरेचर की बात करते हैं तो इस KW का जो वैल्यू है वो 10⁻⁻14 होता है। और यह इक्विलिब्रियम कहता है कि पानी जब भी डिसोसिएट करेगा उससे आने वाले H+ और OH- भले ही कम क्यों ना हो लेकिन होंगे बराबर। यानी जितने H+ बनेंगे उतने ही OH- बनेंगे। इसलिए तो वाटर न्यूट्रल है। इसका मतलब यह हुआ सर H+ का अमाउंट और OH- का अमाउंट हमेशा बराबर होगा, चाहे वो कम हो तो भी बराबर, ज्यादा हो तो भी बराबर। सर अगर KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 10⁻⁻14 इज इक्वल टू H+ का कंसंट्रेशन इंटू OH- का कंसंट्रेशन। और मुझे लगता है सब लोग मेरी बात को एग्री करेंगे सर, ये H+ का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। व्हाई? बिकॉज एट एनी टेंपरेचर इन द वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH- प्रोवाइडेड इट इज ओनली वाटर। अगर ये पानी की जगह कोई और सोल्यूशन होता तो H+ और OH- की कंसंट्रेशन बराबर हो, ये जरूरी नहीं। समझना जरा बात को। उस केस में H+ और OH- की कंसंट्रेशन बदल सकती है लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन वो हमेशा KW के बराबर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻⁻14 के बराबर ही होगा। बताओ मेरी बात समझ रहे हो? यानी अगर 10⁻⁻25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात चल रही तो जो आयनिक प्रोडक्ट है वो 10⁻⁻14, सिर्फ पानी है तो H और OH बराबर होंगे। यानी H और OH का मल्टीप्लीकेशन आप H+ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ सर H+ की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻14 का अंडर रूट होगी सर। दिस इज द अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻14 एंड दैट इज 10⁻⁻7 मोलर। इससे जो सोल्यूशन पानी की pH निकल के आएगी वो -log 10⁻⁻7 दैट इज 7 निकल के आएगी। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻14 होता है और वाटर के H+ कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है और इतनी ही OH- कॉन्सेंट्रेशन होती है और पानी की pH -log H+ के अकॉर्डिंगली 7 निकल के आती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं कोई पीएच स्केल बनाना चाहूं तो यह पीएच स्केल इस तरह का दिखाई देना चाहिए। यह है मेरा पीएच स्केल। समझना जरा बात को। ये एक पीएच स्केल बनाना चाहते हैं। इस पीएच स्केल में इस पॉइंट की अगर आप बात करें तो सर ये है मेरा न्यूट्रल पॉइंट, pH इज इक्वल टू 7। इसको आप न्यूट्रल की कैटेगरी में डाल दीजिए।
लेकिन सर 7 से अगर कम पीएच है आपकी, 7 से कम 6 है, 5 है, 4 3 2 1, तो अगर आपकी पीएच 7 से कम है तो ऐसे में ये जगह आपकी एसिडिक कैटेगरी में आएगी। दिस इज एसिडिक। और अगर 7 से ज्यादा है, 8 9 10 11, तो ऐसे में सर 8 9 10 11 या 12, तो ऐसे में आप बेसिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे। यानी जिन सॉल्यूशंस की पीएच, ये पीएच स्केल जो बनाया है वो किस टेंपरेचर पे बनाया गया है? दिस पीएच स्केल इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कहा जा रहा है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहा जा रहा है कि जो 7 पॉइंट है मेरा, 7, इट इज न्यूट्रल। समझिए बात को, 7 पॉइंट मेरा न्यूट्रल पॉइंट है। 7 से कम पीएच अगर आपके किसी सोल्यूशन की है तो उसको एसिडिक, और 7 से ज्यादा पीएच अगर किसी सोल्यूशन की है तो उसको बेसिक सोल्यूशन कंसीडर किया जाएगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सारा खेल टेंपरेचर का है, समझिए बात। ठीक है, अब मैं टेंपरेचर को चेंज भी कर रहा हूं। सब लोग यहां तक समझे पहले। विशाल कोहली कह रहे हैं कि 10 की पावर -7 कहां से आया? क्या लल्लू हो क्या बे? 10 की पावर -14 एक फिक्स वैल्यू है। ये वैल्यू सवाल में हमें पहले से पता है, ये हमने याद कर रखी है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 10 की पावर -14 होती। तो और वो 10 की पावर -14 को HOH से मल्टीप्लाई करके निकाला है। H और OH बराबर है, तो इसका H इंटू OH की वैल्यू को H इंटू H मान सकते हैं। यानी OH की जगह भी अगर H प्लस रख दूं तो ये H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। H प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -14, तो H प्लस की वैल्यू अंडर रूट 10 की, ये समझते हो कि नहीं? 10 की पावर -14 का अंडर रूट 10 की पावर -7 आएगा। उससे जो पीएच आएगी वो 7 आएगी। यानी वाटर की पीएच 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 आ रही है। अब मैं टेंपरेचर को बढ़ाने या घटाने की कोशिश करता हूं। चलिए बढ़ाता हूं। एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? तो जरा समझना बात को। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एक चीज तो क्लियर है कि जो KW की वैल्यू है, KW की वैल्यू 10 की पावर -14 से बढ़े। ये तो लॉजिकल है ना यार। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी। क्यों? क्योंकि सर पानी का टूटना, ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे भागेगी। इसका मतलब KW की वैल्यू इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K भी इंक्रीज करेगा। यानी अगर आपने टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री से ज्यादा की तो आपका K वैल्यू, KW आयनिक प्रोडक्ट 10 की पावर -14 से ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा नहीं पता। मान लेते हैं कि टेम्परेचर आपने ऐसा किया कि हमने मान लेते हैं कि हमारा KW जो है वो बढ़कर 10 की पावर -16 हो गया। यानी -14 से बढ़कर 10 की पावर -16 हो गया। गजब लल्लू हो यार, 10 की पावर -14 से बढ़कर -16 थोड़ी ना होता, ये तो गिर गया है, बढ़कर 10 की पावर -12 हो गया। समझो बात को। यानी आपने बढ़ा दिया, बढ़ाकर ये 10 की पावर -12 हो गया। सपोज यानी आपने टेम्परेचर इतना कर दिया कि अब वो -14 से -12 हो गया। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो होगा क्या सर? अब होगा ये कि अब आप फिर से आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे तो KW की वैल्यू तो हमेशा H और OH के बराबर होती, और H और OH हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ 10 की पावर -12 इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। एंड H और OH क्योंकि आपस में बराबर हैं तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 मोलर होगी। इससे जो pH निकल के आएगी वो -log 10 की पावर -6 दैट इज 6 निकल के आएगी। इससे क्या पता चला कि जब आप टेम्परेचर, यानी अब आप अगर pH स्केल बनाते हैं तो pH स्केल कैसा दिखाई देगा? अब अगर आप pH स्केल बनाते हैं तो सर ये जो 6 वाला पॉइंट है, 6, दिस इज न्यूट्रल सर। नाउ दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। तो 7 कहां है सर? 7 ऊपर है सर, ये 7 है। जो 7 पहले न्यूट्रल हुआ करता था, आज वही 7 मेरा सर बेसिक कैटेगरी में आ गया। आप समझिए, यानी ये मेरी बेसिक कैटेगरी है जिसमें pH 6 के ऊपर है, और 6 के नीचे जो pH वाले लोग हैं 5 4 3 2 1 वाले, वो मेरे एसिडिक सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि आज ये 7 जो है मेरा, आज ये 7 मेरा बेसिक कैटेगरी में है। इसका मतलब यह हुआ, एक चीज तो क्लियर है, अगर आपने टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा लिया तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 के नीचे आ जाएगा। इसलिए 7 बेसिक सॉल्यूशन डिसाइड किया जाएगा। यानी कभी मुझसे यह कहता है कि
pH is equal to 7 is always neutral. The answer is wrong. pH is equal to 7 is only neutral when temperature is 25 degrees centigrade. If you increase the temperature, then in that case 7 will be pakka basic solution. Clear? सबको ये बात समझ में आई? ये जो 6 है ना, ये रेफरेंस, मतलब तुम ये मत सोचो सर आपको कैसे पता लगा 10 की पावर -12 हो जाएगा। 10 की पावर -14 से तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पक्का हो गया सर न्यूट्रल पॉइंट 7 के नीचे ही निकल के आएगा, यानी ये तो कंफर्म हो गया न्यूट्रल पॉइंट जो है अब वो 7 से कम ही होगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि बढ़ने के बाद अगर -12 हो गया सपोज, तो न्यूट्रल पॉइंट 6 हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल पॉइंट 6 हो गया तो 7 तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाले लोग बेसिक है, तो नाउ द सॉल्यूशन विल बी व्हाट? बेसिक। यही काम अगर आप दूसरा केस बना के करते, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, यानी अगर मान लीजिए आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब क्या होगा? अगर आपका टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऐसे में सर आपका जो के है वो कम हो जाएगा, यानी के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो के डब्ल्यू हमारा 10 की पावर -14 से कम हो जाएगा। सपोज, ऐसे ही कह रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि कम होने के बाद, मान लेते हैं कि कम होने के बाद के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर मान लीजिए 16 हो गई, -12 से कम होके, -14 से कम हो गई, मान लीजिए 16 हो गई, ठीक है? अगर 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 ऐसा है तो ऐसे में सर अगर के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर -16 हो गई तो ऐसे में सर, क्योंकि के डब्ल्यू तो फिक्स है सर, एच और ओ एच के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, और ये एच और ओ एच हमेशा पानी में बराबर होते हैं अगर आप प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सर दिस इज 10 की पावर -16 विच इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, एच और ओ एच बराबर है, इसका मतलब एच प्लस का स्क्वायर वो 10 की पावर -16 है, इसका मतलब एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -8 मोलर है, और इसका मतलब पीएच की वैल्यू -log10⁻8 यानी 8। यानी अगर आपने टेम्परेचर को कम लिया तो यह कंफर्म हो गया कि अब जो न्यूट्रल पॉइंट है सर वो न्यूट्रल पॉइंट कुछ और होगा, अब वो न्यूट्रल पॉइंट यहां होगा, एंड दिस इज माय 8 pH जिसको आप न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है। अब 7 कहां है सर? अब 7 नीचे है सर, ये है 7, यहां है 6, यहां है 5, इसके ऊपर 9, 10, 11, 12, यानी अब ये ऊपर वाले लोग मेरे बेसिक थे और ये वाले लोग मेरे एसिडिक हैं। अब 7 कहां है सर? अब 7 यहां है, एंड दिस इज व्हाट? नाउ दिस इज एसिडिक। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये सिचुएशन ली तो इस सिचुएशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 न्यूट्रल, 7 से छोटे एसिडिक, 7 से बड़े बेसिक। अगर आपने 25 से बड़ा टेंपरेचर लिया तो 7 बेसिक कैटेगरी होगी, 7, समझ रहे बात को, 7 से नीचे जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा, वो हम केडब्ल्यू की वैल्यू से निकाल सकते हैं, ठीक है? और अगर आपने टेम्परेचर को कम लिया तो 7 विल बी एसिडिक। यानी एक चीज क्लियर है, इन सारी बातों को अगर एक लास्ट पॉइंट के साथ समराइज करें तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH इज इक्वल टू 7 इज न्यूट्रल। एट टेम्परेचर greater than 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH इज इक्वल टू 7 इज, क्या था? अगर 20 pH की वैल्यू अगर आपने 25 से ज्यादा लिया तो 7 क्या बनेगा? 7 विल बी बेसिक। एंड एट टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी सोल्यूशन की pH 7 है तो आप उसको एसिडिक कैटेगरी में डाल दीजिए। समझिए बात को, ये सही लिख रहे हैं हम? जरा जल्दी से बताओ, अगर टेम्परेचर 25 से कम है तो 7 हमारा एसिडिक होगा। बिल्कुल सही। यानी ये अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये किया, तो सब लोग इस बात को जरूर याद रखेंगे और हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि pH 7 हमेशा न्यूट्रल हो ये जरूरी नहीं। समझो बात को, pH 7 एसिडिक भी हो सकता है, pH 7 बेसिक भी हो सकता है, pH 7 नॉट न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन वो न्यूट्रल सिर्फ एक केस में होगा, इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ इट इज नॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दैट केस pH 7 विल नॉट बी एसिडिक, विल नॉट बी न्यूट्रल, इट विल बी आइदर एसिडिक और बेसिक, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो pH 7 बेसिक होगा, अगर टेम्परेचर 25 से कम है तो pH 7 हमारा एसिडिक होगा। क्लियर?
जल्दी से बता दो क्या ये बात समझ में आ गई। मैं एक छोटा सा पोल लगा देता हूं, मुझे जल्दी से बता दो। आज मैं इतना ही करूंगा, आगे की बातें बाद में करेंगे, क्योंकि यहां पर किसी और को भी जल्दी है, अभी कुछ कोई और भी क्लास होनी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम सोच भी नहीं सकते कि आयनिक इक्विलिब्रियम को तुम्हें किस तरह से पढ़ा दिया जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते। ये वही चैप्टर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया। मोल कॉन्सेप्ट मतलब रिडॉक्स का पोर्शन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स है, सॉलिड स्टेट है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। ये मुझे थोड़े से ना इंटरेस्टिंग से लगते हैं। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ऐसा लगता है जैसे बच्चों के लिए तकलीफ है ना। और अगर हमने कोशिश करके समझा दिया तो बच्चे को बहुत मजा आता। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा था या फिर रिडॉक्स पढ़ा है, उनको आइडिया होगा कि अगर समझ में आ जाता है तो बहुत मजा आता है। तो कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक भी उनको इसी तरह से समझ में आए। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया। 97.24, शाबाश, मजा आ गया। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तो ये देखो, ये भी तुम अपने हिसाब से देख सकते हो यहां पर कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप देख रहे हैं, 0 पर KW की वैल्यू समथिंग इंटू 10⁻14 तो फिक्स है, 0.1 इंटू 10⁻14। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो 0.2 इंटू 10⁻14। फिर आपने टेम्परेचर 20 कर दिया तो 0.6। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे KW की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये सिर्फ ये लर्न नहीं करना है, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ KW ऑल्सो इंक्रीजेस। सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है ना। हमें और कुछ नहीं याद करना है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। कल फिर मिलते हैं और इस आयनिक इक्विलिब्रियम में कल शुरुआत की जाएगी पीएच कैलकुलेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स एंड देयर मिक्सचर, सो ऑन, और मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। लगे रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।